करती ही हैं। अच्छा, सरकार बैन क्यों करती है किसी भी दवा को? व्हाट इज कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट्स हमें आफ्टर लॉन्च की मार्केट में आ चुकी है, उसकी स्टडीज़ के बाद हमें पता चलता है कि ये उसके ये इफेक्ट्स भी हैं, एडिशनल इफेक्ट्स या एक्स्ट्रा कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पहले नहीं पता चलते हैं, तो मिसयूज़ कर रहे हैं सर लोग। कोई मेडिसिन आती हैं, कुछ कफ सिरप, लोगों ने कफ सिरप का मिसयूज़ करना शुरू किया हुआ है सर, तो फिर वो करने पड़ते हैं बैन। कुछ कफ सिरप्स हैं जो बैन भी हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर धीरे-धीरे संस्कृति किल कर दी गई, क्योंकि जबकि ज़िम्मेदारी इनकी थी, भाई तुम वहाँ से पाकिस्तान से लिटरली निकाले गए तब तुम यहाँ आए थे। तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी संस्कृति को और पुश करना, बट बिकॉज़ ऑफ फॉर द मनी एंड व्हाटएवर इट इज़। क्वालिटी मेन फोकस है। मेरे पापा ने एक बात बोली थी, जो मेरे पापा को भी किसी ने बोली थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चीज़ वो बनाओ जब ज़रूरत आने पे तुम भी खा सको। कि अगर तुम्हें ज़रूरत है मेडिसिन खाने की, तो तुम ये ना सोचो कि ये मैं तो अच्छी बना रही है, मैं कैसे खाऊँगा? तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो तुम भी खा सको। तो ये मेरे को बात बड़ी अच्छी लगती है उनकी। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे साथ निखिल बंसल जी हैं। आइए हम निखिल भाई का स्वागत करते हैं। निखिल भाई एक मेडिकल परिवार से हैं। उनके माता-पिता और छोटे भाई सभी मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। निखिल भाई ने बी फार्मेसी करी है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में एमबीए किया है और अब ये एम फार्मेसी कर रहे हैं। उनके पिता 2000 में इनके आदरणीय पिताजी ने वेंटिन फार्मा की शुरुआत की थी। निखिल भाई इसमें 2023 में जुड़े। आज ने हमने उनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करी, जैसे स्वास्थ्य, सप्लीमेंट, वैक्सीन, कोविड-19, बहुत सारे मुद्दों हमने बात करी। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं निखिल भाई से। तो वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि वो क्या कहते हैं उसे, यू हैव डन स्कूबा डाइविंग इन गोवा बट यू वांट टू डू इट इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। दोनों में अंतर क्या, क्यों करना चाहते हैं अंडमान में? क्योंकि गोवा में तो सर इतनी अच्छी नहीं है, पानी बहुत गंदा है, अच्छा। तो इतना मज़ा नहीं आया। एंड वो वहाँ पे ना मतलब ज़्यादा अंदर तक लेके नहीं जाते। लाइक मुझे पूरा वो अंडमान की तो सबसे बेस्ट है सर। वहाँ पे पानी बहुत साफ़ है अंडमान में, तो इसीलिए वहाँ पे ट्राई करना है मेरे को। अंडमान में क्या हुआ था कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार स्कूबा डाइविंग करी थी, राइट? तो मैं क्या हुआ कि पानी के नीचे गया, तो उसमें पता है एक गलती नहीं करनी चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। ओके। आप समझ रहे हो? आप नीचे जा रहे हो, व्हाट हैपेंड वाज़ आई लुक्ड अप एंड आई ओनली सॉ वाटर बिकॉज़ आई एम नॉट अडैप्टेड टू दैट सिचुएशन। ज़िंदगी में पहली बार, अरे बाप रे! मैं तो डूब रहा हूँ, फीलिंग है, मैं डूब रहा हूँ। एंड आई टोल्ड ऊपर ले चल, ऊपर ले। देन ही ब्रॉट मी अप एंड देन ही सेड, अगली बार ऊपर मत देखना बिकॉज़ आई सेड कैंसल करो, आई एम गोना गो बैक। एंड ही वाज़ अ फ्रेंड। ओके। ही सेड सुन, ऊपर मत देखियो अगली बार। ठीक है। फिर उसके बाद ही वाज़ अ वियतनामीज़ बट आई नो हिम। दोनों दिन में, ठीक है। देन उसके नीचे गए, देन इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्यों आप फिर उसके बाद देन यू, जैसे ही आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो, जब आप वो जो कोरल रीफ लाइफ दिखने लग जाती है, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। आपको मजा आने लग जाता है। वही चीज़ गोवा में सर थी नहीं। अच्छा। गोवा में इतना नीचे लेके नहीं जाते वो। अच्छा, कुछ दिखा आपको? थोड़ी सी फिशेस दिखी बस, वो मेरे ऐसे अराउंड घूम रही थी। अच्छा। गोल्डन फिशेस छोटी-छोटी, बस उतना ही। ऐसा तो नहीं होगा मतलब बंदा मछली का से नहीं, छोटी-छोटी काफ़ी फिशेस थी। वो ऐसे जब वो नीचे लेके गए मेरे को, तो ऐसे मेरे अराउंड वैसे वो घूम रही थी। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ऊपर ले आते हैं सर। ज़्यादा देर तो वो करवाते ही नहीं। फिल्म फाइंडिंग नीमो, यस। आई सॉ दैट फिश ओके। डाउन। वही फिश मेरे को दिखी, बहुत सारी थी वो कोरल रीफ्स के पास, बट वो यू आर राइट, वो वाटर बहुत क्लीन है या वहाँ पे इतना क्लीन नहीं है। You could absolutely see. I saw that lady as well there. एक काम करना, ढूंढना तेरा कौन सा एज पे ढूंढना, वो क्या नाम है उसका, वो कोई आइलैंड है यार वहाँ पे, आई डोंट नो, सम आइलैंड जो दूर है उनसे, पोर्ट ब्लेयर से दूर है कोई आइलैंड है। वहाँ पे मुझे वो मिली थी, काजोल की बहन भी आई हुई थी वहाँ पे, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे वहाँ पे वो भी रुकी हुई थी। सो इट वाज वेरी लाइक आई डू नॉट एवर, इवन इफ आई रिकॉग्नाइज अ सेलिब्रिटी, आई डोंट इवन वांट टू गो एंड मीट देम. So she thought that I recognized. I was just thinking कि I have seen this lady somewhere. She said hello, and I got awkward. अरे ये क्या हुआ? आप समझ रहे हो ना? Because she was very open and upfront, you know. Because जब आप ऐसे होते हो, अब you don't care, right? Hello, ऐसे तो hello, and then again awkwardly I moved away. आप समझ रहे हो ना? awkwardly moved away. पता नहीं भाई, फिर मुझे याद आया अच्छा ये उसकी बहन है काजोल की, यहाँ पे आई। तब वो बिग बॉस वगैरह में बहुत जा रही थी। ओके। वो पुरानी बात है। You look very young. आई एम 25। 25. तो ये अचानक से मतलब बिजनेस की तरफ कैसे मुड़ गया? लोग तो जॉब ढूंढ रहे होते हैं। बट चलो बिजनेस एस्टैब्लिश था, मतलब पापा ने स्टार्ट किया हुआ था। So it's your father's business? Yeah. Is this your father's business or No, my father's doing something else? नहीं, ही इज एसोसिएटेड, मतलब मैं उनके साथ ही हूँ। जी, जी। बट मेरे फादर ने स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल्स के साथ। उसमें कार्डियो, गैस्ट्रो, डायबिटिक, न्यूरो 4 सेगमेंट्स में। तो ये जो फूड रिलेटेड एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, लाइक नीलो चीनी स्टार्ट किया एंड हेल्थ सप्लीमेंट स्टार्ट किए, वो कैटेगरीज मैंने लॉन्च की हैं सर सारी। अच्छा,
तो पिताजी की फार्मास्यूटिकल में वो मैन्युफैक्चर करते हैं और ही सेलिंग देम. he's selling them under our own brand name. अच्छा. Yeah. So he gets them manufactured by Yeah, contract manufacturing करो. कि कौन लोग बनाते हो? वो सर That's not a business secret. दैट्स इन चंडीगढ़ बद्दी अलग अलग जगह से बनती हैं सर. अच्छा. वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपनी ब्रांडिंग करवाते हैं. इन इसमें जो कई बार हम ऐसा सुनते हैं because we'll discuss about your father for 2 more minutes. Sure. We hear कि नकली दवाइयाँ आ रही हैं. उससे कैसे सावधान रहा जा सकता है? What is the way to take care of that? नकली दवाइयाँ सर वो ज़्यादा जेनेरिक में होता है. जो जेनेरिक एंड एथिकल दो होती हैं. तो जो जेनेरिक होती हैं उनमें कोई टेस्टिंग प्रोसीजर नहीं होते. जो प्रधानमंत्री यहाँ मिलती हैं वो जेनेरिक होती हैं सर. वो जेनेरिक मेडिसिन. उनमें जेनेरिक और एथिकल में यही डिफरेंस होता है कि जेनेरिक में कोई टेस्टिंग रेगुलेटेड नहीं होती. वो ज़्यादातर उसमें होता है जितने रिजेक्टेड बैचेस होते हैं वो सब जेनेरिक में आते हैं काफ़ी. अच्छा. तो can you please open the this thing Google let's understand जेनेरिक और एथिकल क्या होता है, क्योंकि मैंने तो बहुत जेनेरिक मेडिसिन की बड़ी तारीफ सुनी हुई है कि जेनेरिक मेडिसिन बहुत अच्छी होती है. एंड बाकी डिपेंड करता है कि कहाँ से बन रही है सर. जैसे प्रधानमंत्री के खुले हुए हैं, प्रधानमंत्री जेनेरिक मेडिसिन जो खुलते हैं उन वो क्या ज़्यादा सही है वो? पता नहीं सर. वो तो जेनेरिक मेडिसिन जैसे उनमें कोई टेस्टिंग या कुछ रेगुलेटेड नहीं होता जेनेरिक में इतना. एथिकल में तो प्रॉपर टेस्टिंग रिपोर्ट हर चीज़ की आती है. Let me because you know I just want to understand with this more for our people because बहुत सारे गरीब लोग हैं जो जेनेरिक मेडिसिन से उनको बड़ा फायदा होता है. तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें अंतर क्या था कि उनको पता चले. बिल्कुल. एथिकल मेडिसिन बाकी वो भी डिपेंड करता है कि बन कहाँ से रही है. अच्छे फार्मास्यूटिकल यूनिट्स भी हैं जो अच्छी क्वालिटी की भी बना रहे हैं जेनेरिक में. कुछ ऐसे ही हैं जो तो आप ये कह रहे हो कि जेनेरिक में लेते टाइम इंसान को सावधान रहना चाहिए. सावधान रहना चाहिए. एथिकल में भी रहना चाहिए सर. अच्छा. मैंने चेक करो कि कहाँ से मतलब क्या वो अच्छी जगह से बन रही है मेडिसिन. अच्छा. जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड है जो बहुत महंगे हैं. जी. ब्रांड है सिप्ला कहते हैं. बिल्कुल सर. बहुत महंगा ब्रांड है. मतलब कि अगर बाकियों की दवाइयाँ सस्ती हैं तो सिप्ला की दवाइयाँ 10 गुना महंगी. मतलब मुझे ऐसा लगता है. हाँ गरीब आदमी सर. कैसे खरीदेगा वो, है ना? वो तो है सर. वो तो और ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स तो और भी बहुत सारे हैं जो सेम मेडिसिन मिल सकती है और भी ब्रांड्स में. बस उसका चेक करो कि अच्छी जगह से बनी होनी चाहिए. वो जो जब वो बंदा बोलता है कि व्हाट्सएप खोलना, जब बंदा बोलता है कि भाई साहब सेम सॉल्ट है, उसका मतलब क्या होता है? कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट नाम अलग है, सेम सॉल्ट. बस वो ब्रांड नेम ही अलग है सर. जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम है. थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम ही आएगा उसमें. बस ब्रांड नेम अलग है. जैसे अलग अलग कंपनीज प्रेजेंट है मार्केट में वही है. बाकी चेक करो कि कौन सा ब्रांड है. ब्रांड अच्छा होना चाहिए. मैन्युफैक्चरिंग अच्छी जगह से होनी चाहिए. अच्छे ब्रांड की कि जो अगर जहाँ से बन रहा है उनके पास क्या सारी सर्टिफिकेशंस हैं. How मतलब would कि we know that? We are poor people. We just go to the medical store, इसे ये दे दो. वो तो सर How would we know? Like, what is the way to search about it? According तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सर अच्छा. उस कंपनी के बारे में. जिसके डॉक्टर्स भी तो ब्रांड नेम के साथ लिखते हैं. या Why do they do that? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद सम ब्रांड्स. या फिर अब जैसे कस्टमर अगर वो सॉल्ट लिख देंगे डॉक्टर. वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है सॉल्ट लिखने के लिए. तो उसमें भी कुछ खराबी नहीं है ऐसी. वो तो डॉक्टर की विषय. कुछ डॉक्टर सॉल्ट भी लिखते हैं. कुछ डॉक्टर्स ब्रांड लिखते हैं. पर अधिकतर तो ब्रांड ही आते हैं. जी. लिखते हैं. Do they get paid for it? डॉक्टर्स हाँ. some of them get paid for it. Some of them are writing only for good brands. उनको चाहते हैं उनका पेशेंट ना बर्बाद हो. बिल्कुल सर. बट कुछ डॉक्टर्स हैं जिनको पैसा मिलता है. मिलता है. अच्छा, इसीलिए जब भी किसी डॉक्टर से मिल रहा है तो झोले ले लेके बड़े लोग खड़े रहते हैं बाहर, स्पेशली बड़े डॉक्टर के पास, और लगातार लाइन से आते रहते हैं वन बाय वन. मेरा एक और सवाल है, एंड आई नो दिस इज योर बिजनेस. एक मिनट, जेनरिक दवा और एथिकल दवाओं में अंतर, ठीक है? तो लेट्स रीड इट फॉर आवर व्यूअर्स. परिभाषा: जेनरिक दवा यह दवा का मूल रूप होती है जिसमें सिर्फ सक्रिय घटक एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम होता है बिना किसी ब्रांड के. एथिकल दवा यह ब्रांडेड दवा होती है जिसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां अपने व्यापारिक नाम से बेचती हैं. उसको वो करना तुम कीमत: जेनरिक सस्ती होती है क्योंकि इसमें मार्केटिंग या ब्रांडिंग का खर्च नहीं होता है. एथिकल महंगी होती है इसमें रिसर्च विज्ञापन. लेकिन देखो एक बहुत नीचे इसमें बहुत रिसर्च का खर्च नहीं है. देखो ना इसमें हाँ उसमें जेनरिक उसमें में रिसर्च नहीं है. जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग नाम भी नहीं डाला उन्होंने इसमें रिसर्च है. हाँ. ठीक है. ये जेनरिक सादा पैकेज, कोई फैंसी डिजाइन या आकर्षक पैकिंग, ब्रांड लोगो, गुणवत्ता दोनों में सक्रिय घटक होता है, इसलिए प्रभाव समान होता है बशर्ते जेनरिक दवा के नियमों से बनी हो. अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन. जेनरिक सरकारी दुकान विजय स्टोर पर ही मिलती है. एथिकल हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है. जेनरिक फार्मास्यूटिकल बुखार की दवा. एथिकल क्रोसिन पैरासीटामोल ब्रांड का नाम. ओके. संक्षेप में जेनरिक सस्ती और सादगी वाली होती है जबकि एथिकल. एक काम और करते हैं ना, एक सेकंड देखते हैं जेनरिक दवाओं से क्या उसको साइड इफेक्ट हुआ है जिसमें लोगों की जान गई है. इज देयर ऐसा तो नहीं होगा आई थिंक कि जान गई लोगों की. देख लेते हैं ना. यही ग्रुप 3 पे सर्च करो ना इस टाइम पे. ओके. मुझे उम्मीद है ये लोग सही बता रहे हैं. ठीक है. मेडिसिन वेयर पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. अच्छा. Last time 3-year-old Anirudh was captured on video. He lay listlessly put hospital with the wires attached to his hands. His mother is seen
desperately trying to feed him, talking about games he can play. 3 days later, temporarily, a child died in the hospital. ये उसी का है कफ सिरप के साइड इफेक्ट्स हैं ये? अच्छा, for fortnight before his death, he had suffered from diarrhea and vomiting and was unable to urinate. His parents said the symptom began after they gave him a cough syrup bought over the counter from a local chemist in Farmnagar, a small town in northern India in Jammu where they lived to tackle the fever and chest infection. Okay. They are saying that ये भी है कि जो Grok पता है क्या बोलता है? Grok is saying कि shoddy production हुआ है, production घटिया क्वालिटी कर रहा है, जी। तो जेनरिक और उस पर नहीं जा रहा है ये। वो कह रहा है कि some Indian made generic cough syrup were linked to child deaths in Gambia and Uzbekistan due to toxic levels of ethylene glycol. Manufacturing flaw not in it. तो ये जेनरिक मेडिसिन के नुकसान भी है भाई। बी केयरफुल व्हेन यू बाय। एग्जैक्ट आप सजेस्ट कर रहे हो कि गूगल कर ले, बिल्कुल। जैसे पर किस ब्रांड का क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो पिताजी का ये वाला, तो आपने सोचा कि ये मार्केट कम कैप्चर्ड है, इस तरफ चलते हैं। स्टीविया। स्टीविया, सुक्रालोज स्वीटनेस, अच्छा these both are sugar free sweetness. अच्छा जी। तो इसका कितना बड़ा मार्केट है भारत में? इसका सर मोर देन 1000 करोड़ का अच्छा इन इंडिया। अच्छा। And how much are you guys are able to capture out of, like, not in terms of money, like how many customers you are able to serve? Customers 1 lakh plus customers. Are they regular buyers or Yeah, they are. I have a high percentage of repeat customers with me right now. what is the percentage? More than 40%. सर। क्या बात कर रहे हो? 32, 30, 35 पर बहुत अच्छा पड़ा, तो 40 क्रॉस कर रहे नहीं, Amazon Flipkart पे repeat customers बहुत है सर मेरे पास। हो। गुड यार, बहुत बड़ी बात है। 40% is a great number Yeah. actually. That means that the quality of, और आपके पास कंप्लेन आई है, जैसे किसी ने कमेंट किया कि मुझे ये नुकसान हुआ इस? नहीं, अभी तो कोई ऐसा रिव्यू नहीं है सर Amazon Flipkart कहीं पे भी। अच्छा अभी नेगेटिव रिव्यू कोई भी नहीं है मेरे पास। अच्छा। लॉन्ग टर्म इसका जैसे होता है ना, एक जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी शरीर को, जो ये स्वीटनर है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सो शुगर के हार्म्स बहुत ज़्यादा है, वो तो हम रोज़ रूटीन में पढ़ते रहते हैं कि शुगर के ये नुकसान है, शुगर के ओबेसिटी हो गई या कुछ, शुगर के तो बहुत साइड इफेक्ट्स हैं बॉडी को। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए सर, अब क्योंकि मीठा तो सर सबको चाहिए, बिना वो मीठे के तो आजकल कोई भी नहीं, हर चीज़ किसी ना किसी चाहिए, वो स्वीट डिश हो चाहे कॉफ़ी, किसी चीज़ में मीठा तो चाहिए सबको। तो शुगर को रिप्लेस करने का यही तरीका है। लोग करते हैं सर, कई कहते हैं हम जैगरी खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मगर उसके भी तो नुकसान है, वो भी शुगर केन से ही बना सर, उसके भी उतने ही, उसमें भी उतनी कैलोरीज हैं, उसमें भी उतना ही सब कुछ है। जो स्टीविया है वो प्लांट बेस्ड है, 0 कैलोरीज हैं, इसमें कोई, इसका कोई अभी तक रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है स्टीविया का। What about like if you are let's मैं कॉफी पी रहा हूँ, इसी में स्टीविया डाल दिया मैंने, ठीक है, मीठा हो गया, बिल्कुल पर शुगर नहीं है। नहीं है, आप कह रहे हो ना, एग्जैक्टली। मेरे ब्रेन की आदत है, कुछ मीठा आता है, इट्स सजेस्ट फॉर द शुगर कंटेंट, ठीक है। शुगर आयन, मीठा लग गया, शुगर नहीं आया, ठीक है। जो आप इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहते थे वो तो मिल रहा है, क्योंकि शुगर नहीं आ रहा, तो देर कैलोरीज नहीं आ रही, नहीं। बट द ब्रेन इज फूल्ड, राइट, बाय because it's expecting sugar, it's not getting it, and if it is fooled, what it will do over a period of time is it will crave for more sugar. Do you agree with that, Prem? नो सर, ये तो अपने माइंड को ही समझाना पड़ेगा कि चाहे वो शुगर है, चाहे वो बेसिकली मीठे के लिए शुगर चलता आ रहा है सर इतने सालों से, बिकॉज दिस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। वो तो हमारे अपने सबके अपने अपने ब्रेन के, अब लोग ले रहे हैं सर स्टीविया, सुक्रोलोज रेगुलर रूटीन में खा रहे हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, तो उनके ब्रेन को ऐसे कभी कुछ नहीं होता सर। नहीं बोलोगे साइड इफेक्ट है कि नहीं है, this is your Maybe, sir. business, why would you say? What was the pain area when you started, when you got into this business? See, because you are a, sorry to use the word, but you're a typical guy, nepotism के उदाहरण है आप, ठीक है, आप जय शाह हैं। तो आपको पेन थोड़ा कम होगा क्योंकि पिताजी ऑलरेडी सेटल है, फिर भी आपको एक व्यक्तिगत पेन जरूर आया। वो क्या पेन था जब बिजनेस शुरू कर रहे थे? मतलब मैं समझा नहीं सर। Like, what were your pain areas when you were getting into this business? Was there a funding issue? ओके, Was there a manufacturing issue? Was there an employment issue? कोई issue आया या फिर सब कुछ? एम्प्लॉयमेंट इशू सर, अच्छा, स्ट्रक्चर ये इशू, तो कोई issue नहीं पिताजी। थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं थी सर इतनी, अच्छा, उसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करना है सर, अच्छा। उस पर वर्क किया है। So you did it for the entire company, पिताजी की पूरी या company? उनके साथ ही सर, अकेले तो नहीं, विद देयर हेल्प। तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड किया सर, दैट वाज नॉट वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड अर्लियर। तो उनको भी, पापा को भी सपोर्ट चाहिए थी, वो भी कहते थे कि मैं अकेला हूँ, मैं भी कितना ही कर लूँगा, तो दे नीडेड सम सपोर्ट। तो फिर जब मैंने ज्वाइन किया, अब आने वाले 1.5 ईयर में ब्रदर भी ज्वाइन करेगा, तो जॉइंटली सब करेंगे सर। कभी ऐसा होता है पिताजी बोला मुझे मत सिखा? नहीं सर, ये आज तक नहीं बोला उन्होंने कभी, कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला है सर। क्या पिताजी मिले हैं आपको? गजब क्या, यूजुअली पिताजी बोलता है ऐसा ना, छोटू मुझे मत सिखा, मैं पिछले 30 साल से धंधा कर रहा हूँ, तू मत बता मुझे क्या करना। नहीं, उन्होंने ऐसे कभी नहीं बोला, बट वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करते हैं हाँ। कि कभी मैं, टिपिकल कॉन्वर्सेशन क्या होती है आपके पिताजी का? आपने आइडिया, पिताजी ये आइडिया है, ऐसे करना है, इसमें इतने लाख रुपए लग जाएंगे, उनका क्या रिएक्शन होता है?
वो अगर तो अच्छा लगे, मतलब वैसे तो वो सुनते हैं अच्छे से। सपोज बिकॉज उन्होंने मार्केट इतने साल से, उनको मोर देन 25 ईयर्स हो गए बिजनेस में, तो वो उनको पता है कि हस मार्केट का सब कुछ पता है कि एक्चुअल क्या है मार्केट में, और हम जैसे सोचते हैं वो चीज़ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकती है नहीं हो सकती। तो वो फिर अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा है, कि मैं सोचता हूँ कि नहीं ये करेंगे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बट वो फिर प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि नहीं एक्चुअल में ऐसा है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती या ऐसे हो सकती है। पर ही नेवर शाउट्स एनी, नो नो, बचपन से नहीं। नहीं सर, तो आपने गलती भी नहीं करी इसका मतलब? गलती आपकी उससे बड़ी बचपन से गलती क्या थी? मतलब मुझे लगता था पिटना चाहिए था मुझे, पर पिताजी कुछ नहीं बोले, ऐसा क्या किया आपने? शरारतें सर बचपन में तो नॉर्मल शरारतें ही होती है, पर उन्होंने कभी पिटाई नहीं? एक बार हुई है सर आज तक बस, वो भी एक थप्पड़ पड़ा था सर। किस? वो भी पता नहीं, मेरे को भी याद नहीं है, बट बहुत छोटा था मैं। अच्छा। मेरे को याद है एक बार हुई थी जरूर, अच्छा। मेरे को बात नहीं याद कि किस बात हुई थी। अरे मुझे इतना पीटा गया कि मतलब मुझे लग रहा है कितने अनलकी हो आप। बचपन में पिटाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मतलब आई डोंट बीट माय ओन डॉटर्स बिकॉज वो भी लड़कियां हैं, लड़का होता क्या पता पीटता भी, लड़कियां क्या पीट सकती हैं। बट यू हैव लाइक, इफ यू आस्क मी, यू हैव अ जेम ऑफ अ फादर। आर यू मैरिड? नो, बट Not यू yet. टेक द डिसीजन ऑफ योर मैरिज। या if you- ओहो, देख रहा है, इसे कहते हैं टिपिकल बनिया। क्यों पिताजी इसलिए डिसीजन लेंगे? गर्लफ्रेंड आती जाती रहती, दहेज एक ही बार वैसा बेटा। वो तो करते नहीं है चलो सर, हमारे में नहीं। अच्छा आपके यहाँ नहीं? नहीं, कहाँ से हैं आप? अमृतसर से। उधर दहेज नहीं होगा? सर वो पुराने टाइम पे होता था, बहुत कम, अब तो बहुत मतलब हो चुका है खत्म। बड़ी अजीब सी, मुझे प्लीज एनलाइटन नहीं है, क्योंकि ना मैंने बहुत सुना है कि पंजाबियों में बड़ा दहेज चलता है, पंजाबी तो ऐसे होते हैं, पंजाबी वैसे होते हैं। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले होता था सर पुराने टाइम पे, पर अब आजकल आप अगर विजिट भी करके देखेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा कम हो गया अब तो, बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा का मतलब 5-7 करोड़? नहीं मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल, 25 तो चलता था, अब 7 करोड़ हो गया भाई, इतना परसेंट नीचे चला। परसेंटेज ऑफ पीपल जो लेते हैं वो बहुत कम हो गया अब तो। अच्छा, पंजाबियों का इमेज क्यों खराब करी जाती है? करी जाती है, मैं यकीन मानिए, मेरे पास कई लोग हमारी पंजाबी है, केयरफुल रहा। क्यों है ऐसे? किस टॉपिक पे रिलेटेड मतलब? टॉपिक पे भाई भरोसा मत, वो पंजाबी है ये। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है, पंजाबी तो उल्टा लोग कहते हैं दिलदार बहुत होते हैं। दिलदार होते हैं क्योंकि वो दिल दिखा के फिर बोलते हैं हम पैसे निकल। दिल देखने से पैसे निकल। अब पंजाबियों की जो मुझे जो ठीक है, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, बट मुझे आई डोंट जज पीपल, द एंटायर कम्युनिटी की 4 लोग खराब थे, इट्स स्टूपिड। मुझे ऐसा लगता है जो जहां पे मैं जेन्युइनली जज करता हूँ वो पता है कहाँ पे है? वो है बॉलीवुड में। क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तानी पंजाबी आए उन्होंने इंडस्ट्री पे कब्जा कर लिया, व्हिच इज गुड, आई डोंट माइंड। पर उन्होंने पैसों के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने संस्कृति को लात मार दी। अगर आप देखोगे तो आई एम श्योर मूवीज देखते हो हम लोग, बिल्कुल सर। तो अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर धीरे 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 संस्कृति किल कर दी गई, क्योंकि जबकि जिम्मेदारी इनकी थी भाई, तुम वहां से पाकिस्तान से लिटरली निकाले गए तब तुम यहाँ आए थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी संस्कृति को और पुश करना, बिकॉज ऑफ फॉर द मनी एंड व्हाटएवर इट इज। मिडिल ईस्ट का पैसा शुरू में बहुत आता था, गैंगस्टर्स का पैसा था, ये मुझे वहां पे शिकायत है। बाकी अदरवाइज 4 लोग आपको धोखा दे रहे हैं, उससे पूरी कम्युनिटी को तो नहीं कर सकते आप, कोई भी कम्युनिटी हो, इट डजंट मैटर। आपका जो एजुकेशन है वो किस तरह का है? कहाँ क्या किया है आपने एजुकेशन? मैंने सर बैचलर्स की थी बी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। उसके बाद मास्टर्स की थी सर एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट अच्छा जी। एंड बी। यू वर श्योर फ्रॉम डे वन कि मुझे क्या करना है? पहले मैंने सर सोचा था, मेरा मन था कि शायद एमबीबीएस में जाऊं, बट वो दैट वाज इन 11th क्लास। तब हम सब बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बट इन 12th में आया तो फिर मेरे को हो गया कि नहीं मुझे इसी लाइन में जाना है, मेडिसिन में, मतलब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें था। एंड एमबीबीएस में बहुत लंबी स्टडी थी जो मैं नहीं कर सकता था, 10-11 साल की पढ़ाई मेरे से नहीं हो पाएगी। उसके बाद भी लगातार पढ़ते रहना पड़ता है, इसीलिए बिल्कुल डॉक्टर्स कभी नहीं कहते कि वो डॉक्टर बन गए, वो कहते हैं मैं प्रैक्टिस कर कर रहा हूँ, बिल्कुल रहा हूँ। लॉयर भी कहते हैं प्रैक्टिस करोगे, लगातार परिवर्तन। सीखना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है, मतलब लाइफ टाइम स्टडी आपकी चलती रहती है सर उसमें। ये वो बताइए, आपसे आपने जो भी ग्रेजुएशन करा, बी फार्मा करा, उसमें दवाएं बनाना सीखे आप? हाँ कौन उसमें सा सॉल्ट कितना डालते हैं ये सब सीखा आपने? नहीं, ये सब प्रैक्टिकल नॉलेज जो फैक्ट्री में जाके होती है, वहाँ पे जस्ट पढ़ाया जाता है कि उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स हैं, कितनी उसकी डोजेज होती है, मतलब उसमें वहाँ पे वो पढ़ाया जाता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तो सर जब इंटर्नशिप्स लगाओ तब मिलती है फैक्ट्रीज में जाके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जाके मैंने की थी सर। पिताजी के जान पहचान वालों के हैं ऐसे? नहीं जान पहचान नहीं, मैंने अप्लाई किया था कुछ कंपनीज में, तो फिर मेरे को एक मिल गई थी, बद्दी में कंपनी है, वहाँ पे की थी। तो कैसे, लाइक हाउ डू यू, आप जैसे पैरासिटामोल बना सकते हो? मैं हाँ। हाँ बना सकता हूँ सर। अच्छा, कैसे? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल जी। कैसे बनाओ पैरासिटामोल? सर इसकी जो भी फॉर्मुलेशंस होती है ना, फार्माकोपिया एक बुक है, अच्छा इंडियन फार्मा, हर कंट्री की अलग अलग होती है, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, उसमें सब कुछ मेंशन है सर अच्छा। कि क्या फॉर्मुलेशन कितनी स्ट्रेंथ में क्या डालना है, तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं।
उसमें सारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स कि क्या इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होंगी, किसी भी मेडिसिन की कौन कौन से टेस्ट लगाने हैं, क्या उसकी रेंज होनी चाहिए रिजल्ट्स की, सब कुछ उसमें सर प्रॉपरली डिफाइंड है हर एक ड्रग का। अच्छा, सो यू जस्ट गो थ्रू इट, रीड इट और उसके बाद आप कर लो। बिल्कुल, लेकिन इंग्रेडिएंट भी तो बहुत ही लाइसेंस लोगों को मिलता होगा, इंग्रेडिएंट भी ऐसे मार्केटिंग थोड़े अवेलेबल। हर ड्रग की सर वो लेनी अप्रूवल लेनी पड़ती है। सपोज मैंने आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर दिया, ये नहीं है कि मैं कोई भी बना सकता हूँ, कोई भी मेडिसिन बना सकता हूँ। मेरे को हर मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, हर मेडिसिन हर ड्रग के लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी अलग से। तो जिसकी मेरे पास अप्रूवल होगी गवर्नमेंट से, उसी की वही मैं बना सकता हूँ सर। ये जो जैसे होता है ना, आप ऐसी इंडस्ट्री से हैं, आपको आता है बनाने, और पंजाब इज फेमस फॉर ड्रग्स, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। कभी आपके ऊपर आपको लगा कि भाई क्या ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ही आरोप लगा दें ये लोग, सर मैं तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, मेरे पास अभी है नहीं मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग किसी उनके ऊपर आरोप लगेंगे कभी कि तुम नहीं करते हो? सर ये बहुत मतलब बहुत लिमिटेड यूनिट्स हैं जो बनाते हैं। आप देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी बैन ड्रग्स हैं गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, आप लेने जाओ आपको किसी ना किसी तरीके मिल जाएंगी मार्केट में। अच्छा जी। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेंगी नहीं, सब मिल रही हैं। तो इंडिया सर सब तरह के काम होते हैं। तो कुछ यूनिट्स हैं जो कर भी रहे हैं सर ये काम, बट जो रिप्यूटेड है सर वो इन प्रॉब्लम में पड़ते ही नहीं है। अच्छा, सरकार बैन क्यों करती है किसी भी दवा को? व्हाट इज द रीजन? मल्टीपल सर किसी कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिनके साइड इफेक्ट्स हमें आफ्टर लॉन्च की मार्केट में आ चुकी है, उसकी स्टडीज़ के बाद हमें पता चलता है कि ये उसके ये इफेक्ट्स भी हैं, एडिशनल इफेक्ट्स या एक्स्ट्रा कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो पहले नहीं पता चलते हैं, वो विद मार्केट को स्टडी करने के बाद पता चलते हैं। तो फिर अगर लगता है कि उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स कम हैं और साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उसको बैन करना ही पड़ता है। या फिर कोई मिसयूज़ कर रहे हैं सर लोग, कोई मेडिसिन आती हैं, कुछ लोगों ने कफ सिरप्स का मिसयूज़ करना शुरू किया हुआ है सर, तो फिर वो करने पड़ते हैं बैन। कुछ कफ सिरप्स हैं जो बैन भी हुए हैं। एक मेडिसिन है, उसे लूट्स कहते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ, एक फिल्म आई थी, क्या नाम था उसका, डालना जरा, एक सीन है उसमें, वुल्फ ऑफ, यूट्यूब पे है, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। बताता हूँ कि ये समाज में कितने देर तक मेडिसिन चलती है, कौन कंप्लेन करता है, हाउ डू द फार्मास्यूटिकल कंपनी और द गवर्नमेंट नोज की साइड इफेक्ट है, कितने दिन में पता चलता है। आज आपने कोई मेडिसिन लॉन्च कर दी, कब तक पता चलेगा? इसका कोई डिफाइन टाइम पीरियड नहीं है सर। हो सकता है आने वाले 1 साल में साइड इफेक्ट्स नजर आ जाएं, हो सकता है आने वाले 10 साल में। अब एक मेडिसिन थी सर एनिटिडीन, वो कितने सालों से चल रही है सर, वो अब जाके बैन हुई। क्यों? क्योंकि उसके कैंसर कॉजिंग स्टडीज आ गई। मोर देन आई थिंक 15-20 ईयर्स हो गए उस मेडिसिन को मार्केट में, और वो थी क्यों, सिर्फ एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। उसके कैंसर कॉजिंग स्टडीज आ गई, वो अब जाके बैन हुई है सर। तो ऐसे इसका कोई वो नहीं है। आपको लगता है भारत सरकार जो है बाकी सरकारों से अच्छी है इस मामले में, बेटर देन देम, लाइक दे डोंट टेक मनी? जैसे अमेरिका में एफडीए पैसा लेता है भाई, मतलब ऐसे ऐसी दवाओं को उन्होंने अप्रूव कर रखा है तो लिटरली लोगों को मार देती है। इंडिया में भी सर कोई भी अगर आपको ड्रग अप्रूव करवानी है तो एफडीए अप्रूवल लगती है सर। कोई भी न्यू ड्रग है एफडीए अप्रूवल ही होती है। एफडीए यूएस में, हाँ, यूएस एफडीए डब्ल्यूएचओ अप्रूवल होती है सर। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं अप्रूव करने का। वर्ल्ड वाइड सर यूएस एफडीए करता है सर, एफडीए अप्रूवल होती है। व्हाट इज दिस? ये तो स्टूपिड है। एफडीए एंड डब्ल्यूएचओ सर वर्ल्ड वाइड कोई भी न्यू फॉर्म डब्ल्यूएचओ सबने वो बाहर निकाल दिया, अब क्या बताओ क्या करेंगे? आपको पता है ना, ये अमेरिका इज आउट ऑफ डब्ल्यूएचओ। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर दिया, तो कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? भारत सरकार अपना क्यों नहीं बना रही कुछ? सर सब कंट्रीज में ऐसी है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी कंट्रीज में भी सर डब्ल्यूएचओ या यूएस एफडीए अप्रूवल होती है सर। क्यों? लेकिन दैट्स माय क्वेश्चन, ये तो सोचा आपने क्यों है ऐसे? ये तो सर जो भी ये तो नई बात बताई भैया, मतलब ये तो रिसर्च करना भाई, नई बात बताई इन्होंने कि मुझे एफडीए को हम लगातार करिए आते हैं, मुझे पता हमारे में भी चल रहा भाई। इंडिया में एफडीए अप्रूवल चाहिए सारी दवाओं के लिए, FDA approval is required in India as well. Surprise, आप चेक कीजिए. Obtaining an FDA certificate is a vital step for Indian businesses looking to expand into the global market now. The certificate ensures the products meet the highest safety standards, enhances brand credibility, and opens door. ये बट न्यू ड्रग के लिए नहीं है ना, कोई न्यू ड्रग डिस्कवरी अगर होती है तो न्यू ड्रग ऊपर चेंज कर, न्यू ड्रग डिस्कवरी कर दे ऊपर, न्यू ड्रग डिस्कवरी कर ऊपर, आगे आगे एंड डेवलपमेंट वो भी आया था। इसलिए मत जा, नीचे जा। जो CDSCO है वो तो इंडियन की है, अच्छा, तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। do they need approval from these people? FDA नो सर, वो तो अपने एंड पे करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि नई ड्रग डिस्कवरी में FDA के अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, अगर इंडिया में बेच रहे हो तब भी चाहिए। अगर सिर्फ इंडिया में बेचनी है, कोई भी सर न्यू ड्रग डिस्कवरी होती है वो तो फिर ऑल इन ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग होती है उसकी। अच्छा, अगर मान लो किसी कंट्री में टेस्ट करना है तो उस कंट्री की परमिशन तो चाहिए। अगर कोई भी ड्रग है अगर वो यहाँ बिक रही है तो वो बाहर भी जाती है सर टेस्टिंग के लिए। अच्छा, लार्ज ऑडियंस पे उसकी वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। एक्चुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक किताब आई है उनकी, जो क्या नाम है उनका, अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर बने हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनकी एक किताब आई थी, उस किताब का नाम था द रियल डॉक्टर फाउची। ओके, ठीक है,
उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भैया FDA से अप्रूव हो रही है तो मत खाना फिर, कि इस तरह से। तो मुझे लगा था कि वी इंडियंस आर आउट ऑफ दिस। सर ऐसे अगर एफडी कर रहे हो तो इंडियन की भी जो भी CDSC हो या कोई भी है सर, वो तो सब जगह ही होता होगा सर ये तो। नहीं, मेरे कहने इंडियन में जैसे एक बात में जो अमेरिका में भी या दूसरे देशों में भारत की मेडिकल इंडस्ट्री इसीलिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सर्कल्स में देखी जाती है, क्योंकि भारत के अपने स्टैंडर्ड्स है जो उसको पूरा करता है। जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, भारत सरकार ने कैपिंग कर रखी है 1,80,000 की। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हम ड्रग्स की डिस्कवरी करते हैं उसको हम अपने ही उसके लिए अलग अथॉरिटी है जो कैपिंग प्राइस कैपिंग होती है, उसके लिए अलग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की। अच्छा जी। तो मैंने ये ग्रॉक पे डाला जब मैंने वो व्हाट्सएप पे जा कि ये मैं देखना हाँ नाम क्या था सर, मैं सोच रहा हूँ। भारतीय दवा कंपनियों को नई दवा की खोज और विकास के लिए अमेरिका खाद्य और औषधि FDA की मंजूरी की आवश्यकता तो निर्भर करती है कि वे दवा कहाँ बेचना वितरित करना चाहते हैं। यहाँ इसका ठीक है, मुझे आवश्यकता कब होगी। अमेरिकन बाजार में अगर जाएंगे ये लोग, यदि कोई भी भारतीय दवा कंपनी अपनी नई खोजी गई दवा को संयुक्त राज्य अमेरिका में बेचना चाहती है तो उसे FDA से मंजूरी देना अनिवार्य है। अमेरिकी संघीय कानून में नहीं, आई डोंट थिंक सो FDA सबके लिए कर सकते। मुझे तो इंडिया में अगर आप बेचो मुझे नहीं चाहिए आपके। इंडिया के नीचे आ रहा है भारत में बिक्री के लिए, यदि दवा केवल भारत में बिक्री के लिए है तो FDA की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय भारत की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CBSO इसका नियामक प्राधिकरण है। CBSCO नए ड्रग्स की मंजूरी के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 1945 जैसे शेड्यूल Y नियम 122 के तहत प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। भारतीय कंपनियों को CBSCO के क्लिनिकल ट्रायल्स और मार्केटिंग का अनुमति लेनी होती है। यदि भारतीय कंपनी भारत के अमेरिका के लोग किसी अन्य देश में निर्यात करना है तो FDA की मंजूरी जरूरी नहीं है। उस स्थिति में संबंधित देश के नियामक नहीं, अलग अलग देश का अलग अलग, अमेरिका के लिए है स्पेशली, तो अमेरिका के लिए है बेसिकली। चलो ये क्योंकि मैं सरप्राइज की ये कैसे मुझे तो अमेरिका में चाहिए से भारत ने वैक्सीन बनाई। ध्यान से सुनिए, आपकी बात में भी दम है। भारत ने वैक्सीन बनाई, भारत ने बोला हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, हमने अपने लोगों का ध्यान रखा उससे। अमेरिका और अरब यूरोप में क्या बोला था कि तुम्हें हम एंट्री नहीं देंगे तुम्हारी वैक्सीन पे। याद है आपको, नहीं याद है कोविड के दौरान नहीं हमारी वैक्सीन को नहीं माना था उन्होंने। यूरोप और अमेरिका ने बोला तुम्हारी वैक्सीन हमारे लिए नहीं नहीं है। अगर तुमने तुम्हारी वैक्सीन ली है तुम्हारा कोविड सर्टिफिकेट हम मान्य नहीं करेंगे। यूरोप और अमेरिका दोनों ने बोला था हमें, क्योंकि हमने उनकी वैक्सीन नहीं खरीदी, भारत ने अपनी वैक्सीन खुद बनाई। आई वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट। वो बात, और उसके भी साइड इफेक्ट है, जो ये हार्ट अटैक आ रहे हैं, ब्लड जम जा रहा है, बिल्कुल। उसके भी साइड इफेक्ट है, मना नहीं करूँ। जो अमेरिका ने बनाई उसके भी है सर, उसके ज्यादा है, उसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो भारत ने बनाया वो भाई देखो 1.5 साल में वैक्सीन बना के लगा रहे हो आप तो ये होगा, जो साइड इफेक्ट है वो आएंगे ही, सीधी सी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारत ने अपनी अपनी खुद से बनाई, खुद मैन्युफैक्चर किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट एज वेल, पर अमेरिका और ब्रिटेन और इन लोग देशों के दबाव में भारत झुका नहीं पाया, अपना बनाएंगे। दैट इज वन ग्रेट थिंग। आई फार्मा इंडस्ट्री में तो सर इंडिया वैसे ही बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। जी बिल्कुल, और उसको खत्म करना चाहते हैं। दे डोंट लाइक इट, दे जस्ट लाइक न्यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रम्प, ही डजंट लाइक इट कि आप लोग फार्मा में इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्यों खरीदना पड़ता है हमको इतनी सारी दवाएं हमारे यहाँ से। यकीन मानिए आप, ये फार्मा में शायद हम नंबर 1 है सर, नंबर 1 है, फार्मा से ऊपर कोई नहीं वर्ल्ड का फार्मा हब है सर इंडिया। मैक्सिमम मेडिसिन जो है वो इंडिया से सप्लाई होती है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में। कभी ऐसा इंडिया सर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहा है इस टाइम मेडिसिन को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने देखा कि भाई कुछ लोगों की गलती हुई, ऐसा ना हो कि पूरे फार्मा इंडस्ट्री पे ग्लास गिरे। जैसे आप लोगों को पता होगा ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो ढंग से टेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग कॉल सेंटर में, तो हमने तो जैसे ही वो लोग सुनते हैं ना जो जो फर्जी कॉलिंग करवा रहे हैं, जो लूट रहे IRS के थ्रू लूट रहे हैं, हमें बड़ा बुरा लगता है सुन के, यार पागल वागल हो क्या, पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों की ऐसी कोई फीलिंग आती है? हाँ बिल्कुल सर, कुछ फार्मा यूनिट्स हैं बट अब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है इस चीज़ पे। काफ़ी फार्मा यूनिट्स जो हैं वो जैसे बद्दी में या काफ़ी जगह बंद हुए सर, अब हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी, न्यू गाइडलाइंस निकाल दी कि अगर तो आपने विद इन 1 ईयर इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लिया, अपना यूनिट सेट कर लिया उस अकॉर्डिंग, तो ठीक है, वरना शट डाउन। और बहुत ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि हम नहीं कर सकते। कितनी फैक्ट्रियां हैं बद्दी में? थाउजेंड में सर, कोई गिनती नहीं है। बद्दी तो सर फार्मा हब ऑफ इंडिया है। मैंने पहली बार नाम सुना। बद्दी हिमाचल प्रदेश में सर, इट इज़ द फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, मैक्सिमम कोई MNC चाहे सन फार्मा, कोई किसी कंपनी का आप नाम ले लीजिए फार्मा, सबके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बद्दी में सर। अच्छा, और क्यों है वहाँ पे ऐसे क्यों? क्योंकि आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने वहाँ पे सब्सिडी दी थी फार्मा के लिए, किस तरह से? कि काफ़ी वहाँ पे कंसेशंस दी थी, जैसे टैक्स फ्री कर दिया था, टैक्स फ्री जोन बना दिया था उसको फार्मा के लिए बद्दी को। वहाँ पे कोई टैक्स नहीं था 10 साल के लिए, तो सब यूनिट वहाँ चले गए। अब फिलहाल ये सब हो रहा है, सिक्किम में हो रहा है सर। अच्छा, सिक्किम फार्मा के लिए टैक्स फ्री है, तो काफ़ी यूनिट्स वहाँ भी अब अपना सेटअप बना रहे हैं, काफ़ी कंपनीज। टैक्स फ्री मतलब जो बेचे उसको कोई टैक्स? कोई टैक्स नहीं है सर। ये तो बड़ा सी कॉल सेंटर के लिए करो मुझे होगा।
फार्मास्यूटिकल वालों को ये तो उस टाइम बद्दी में बहुत फार्मा यूनिट सेट हुए, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैक्सिमम फार्मा यूनिट्स इस टाइम बद्दी में ही है अब। अच्छा। तो जैसे आपने जब निर्णय लिया कि अपने पिताजी के बिजनेस को मुझे ज्वाइन करना है, तो उस टाइम पे डिड योर फादर मोटिवेट यू कि कर ले बेटा, या उन्होंने बोला कि यार मुझे लगा था कुछ और करेगा तू? नहीं सर, उन्होंने तो पूरा सपोर्ट किया मेरे को ज्वाइन करने के लिए। वो तो चाहते थे मैं ज्वाइन करूँ, मेरा भी मन था ज्वाइन करने का। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि क्या करना आके। उनको तो उल्टा था कि चलो ये भी साथ आएगा तो उल्टा एक्सपैंड ही करेंगे सर हम। हाँ नहीं, बिल्कुल। जो आपके बच्चे होते हैं ना, अगर वो सही हैं तो आपके राइट हैंड बन जाते हैं, उनको बहुत अच्छा आता है एक्सपैंड करने के लिए। पिछले 25 सालों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को आपने देखा इवॉल्व होते हुए, सबसे बड़े चैलेंज क्या इंडस्ट्री के हैं और आपके कैसे चलेंगे? इंडस्ट्री के चैलेंज सर, क्वालिटी बहुत बड़ा चैलेंज है फार्मा में इस टाइम। बहुत, चलो अब तो काफ़ी न्यू नॉर्म्स आ गए, तो काफ़ी चलो बंद हो रहे हैं यूनिट्स, आने वाले टाइम में हो जाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत फार्मा यूनिट्स बंद हो जाएंगे जो जो नहीं कर रहे वो हो जाएंगे। वो गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है इस चीज़ फार्मा को लेके। तो क्वालिटी बहुत बड़ा इशू है सर फार्मा में। क्वालिटी की वजह से ही ज्यादा गड़बड़ियां हो रही। बिल्कुल। तो एग्जाम्पल है कोई आपको जहाँ पे आपको लगा कि यार, जैसे आपके पिताजी मेडिसिन बनवाते हैं, मैन्युफैक्चर करवाते हैं किसी से, कभी ऐसा आपके पिताजी को कैसे पता चलता है ये क्वालिटी ठीक है इसकी, या सर मैंने विजिट किए हुए हैं सारे प्लांट्स, अच्छा वहाँ जाके पता चल जाता है कि उनके क्या नॉर्म्स हैं, किस तरह से वो बनाते हैं। तो हमने बहुत लिमिटेड वेंडर्स रखे हैं बनवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से बन रही है, कोई कहीं से बन रही है, हमने 50 वेंडर्स पकड़ लिए हो। बहुत लिमिटेड 3-4 के साथ काम करते हैं, उन्हीं के साथ करते हैं कोई भी नया प्रोडक्ट करना हो। और सस्ते के चक्कर में ही पड़ते नहीं, सस्ते के चक्कर में नहीं, बहुत सस्ते सस्ते हैं सर, हैं। पर क्वालिटी मेन फोकस है। मेरे पापा ने एक बात बोली थी, जो मेरे पापा को भी किसी ने बोली थी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चीज़ वो बनाओ जब जरूरत आने पे तुम भी खा सको। कि अगर तुम्हें ज़रूरत है मेडिसिन खाने की, तो तुम ये ना सोचो कि ये मैं तो अच्छी बना रही थी, मैं कैसे खाऊंगा। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो तुम भी खा सको। तो ये मेरे को बात बड़ी अच्छी लगती है उनकी। आपके फैमिली का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल एजुकेशन का जी। बैकग्राउंड है ना? मेरी मदर भी मेडिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से ही है, उन्होंने BAMS की है सर, अच्छा जी। आयुर्वेदा में। आप लोग घर में बैठते होगे तो आपको बड़ा मजा आता होगा बातें। तो हमारी इसी रिलेटेड बहुत बातें होती रहती हैं सर। अच्छा। तो जैसे चलता है ना कि आपका छोटा भाई भी वही BA फार्मेसी B फार्मेसी कर रहा MBA कर रहा है, राइट? है, B फार्मेसी कर रहा है सर बी अभी। फार्मेसी, उसके आप उसको MBA करवाएंगे फार्मास्यूटिकल में। वो उसकी मर्जी है सर, वो जो भी करना चाहे। अच्छा, तो आप दो भाई हो, घर में और कौन कौन है? मैं, मेरा भाई, मम्मा और पापा। दो ही लड़कियां लड़कियां नहीं पता करी आपके पिताजी ने? ये तो सर बाय चांस की बात है। 2023 में आपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया ना? जी। तो जब आप बिजनेस आपने ज्वाइन किया तो आपको ये पर्सपेक्टिव आया कि यार आपने बड़ी मेहनत करी है बिल्कुल सर। 25 सालों से। मैंने तो देखा है सर, उन बातें सुनी है, अब देखा भी है कि किस लेवल से किस लेवल पे वो लेके गए हैं सर, और कैसे गए हैं। कोई ऐसी चीज आपके पिताजी ने आपको याद हो कि बचपन में कि यार ये मैं, पिताजी 15-20 घंटे बाद घर आए थे तो बहुत बहुत काम था उनके पास, और ये रेगुलर होता था ये। होता सर कई बापा ने ओवरनाइट पूरी रात जाके, मम्मा ने भी उनके साथ पूरी रात जाके कभी बिल्डिंग्स करनी, क्योंकि तब इतना वो GST नहीं थी और सब ऑनलाइन कंप्यूटराइज नहीं होता था उस टाइम पे। आज से 25 साल पहले मैनुअल बिल्स बनते थे, रात भर बैठ के बिल्स बनाने, सब करना, पूरी रात जाके भी काम किया सर उन्होंने रिश्वत लेने आते हैं लोग, इस चीज़ के लिए। जो लोग होते हैं सरकारी गैर सरकारी, नहीं वो ऐसा कि नहीं हाँ, कभी फील हुआ खालिस्तानियों का प्रेशर नहीं सर, कि आप अमृतसर से ही है? ऐसा कभी कभी फील नहीं हुआ? कभी भी नहीं सर। फील नहीं हुआ। मतलब हमेशा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ हमने सर। और जो इस तरह की खबरें आती रहती है कि खालिस्तानी बहुत बढ़ गए और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो मीडिया पे ही रहता है? सर मीडिया पे भी है? सर, अगर वो 1% है ना, मीडिया उसको 10% करके दिखाएगी आपको। वैसे ही, मतलब हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ सर, अमृतसर में, बचपन से अमृतसर में ही कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ सर। इनफैक्ट मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि भाई साहब मतलब खालिस्तान मत। इनफैक्ट अमृतसर मेरे को कई चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है कि आज भी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है सर वो। अब जो भी पुराना पंजाबी कल्चर है आपको अमृतसर में मिलेगा सर, वो आज भी खाने पीने के लिए भी, और वैसे भी आप कहीं भी चले जाओ। व्हाट इज द बेस्ट नॉनवेज शॉप? नॉनवेज शॉप में आना चाहो तो सबसे अच्छी नॉनवेज शॉप कौन सी? आप खाते हो नहीं खाते हो? मैं खाता हूँ सर। चलो बढ़िया। वरना यूजुअली जो बनिया लोग होते हैं कम खाते हैं, तो नहीं, मैं खा लेता हूँ सर। तो क्या मतलब किस कौन सबसे अच्छी शॉप कौन सी वहाँ पे नॉनवेज की जो आप रेकमेंड करते हो? मक्खन काफ़ी फेमस है सर, उसका अच्छा भी है। मक्खन है, उसका नाम मक्खन है, मक्खन फिश। तो मक्खन है, बीरा, उसका काफ़ी फेमस है। अच्छा। ये 2-3 शॉप्स काफ़ी अच्छी हैं। मुझे उम्मीद है इन केस मैं आता हूँ वहाँ पे अमृतसर तो आप जरूर मिलेंगे मुझे, डेफिनेटली और आप मुझे जरूर घुमाएंगे। पक्का पक्का सर, जब मर्जी आओ। एक है कि एक है न्यूट्रास्यूटिकल जी, हेल्दी फूड्स। आप उस तरफ आपने क्यों निर्णय लिया कि मुझे न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्दी फूड्स की तरफ अपने बिजनेस के दिशा को मोड़ना है? और जब आप मोड़ रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि जो इसके फेमस साइड इफेक्ट्स हैं, कि सबसे ज्यादा हमला इसी पे किया जाता है, जैसे ये बोलोगे मैं 0 शुगर दूंगा, 4 लोग पहुंच जाएंगे, झूठ बोल रहा है ये।
वो तो सर एक जो प्रोडक्ट्स है ना सर, वो टोटली क्वालिटी टेस्टेड है। वो आप ना कोई भी चैलेंज कर दे, आप कहीं से भी क्वालिटी टेस्ट करवा लो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी में। जो आपके यहाँ से जी, लेते हैं वो मैं कर सकता हूँ चैलेंज, आप कहीं कोई भी टेस्ट करवा लो कहीं से भी, क्वालिटी फेल नहीं होगी सर वो। अच्छा क्वालिटी पे सर बहुत बड़ा फोकस रहता है हमारा। तो कॉस्टली होंगी आपकी मेडिसिन का मतलब क्वालिटी फोकस कर रहे हो? हाँ, कुछ आप काफ़ी ब्रांड्स का कंपेयर करोगे तो हैं सर, कॉस्टली हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया भाई। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट आपके बारे में भी है कि यू आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट जो प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन है उस पे कैसे नजर रखते हो? लाइक डू यू डू रेगुलर चेकअप्स या आप पता नहीं क्या भरोसा कर ही रहा होगा, कैसे होता है? हर बैच का सर एक वो आता है, हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट आती है। अच्छा हर फार्मा में और न्यूट्रास्यूटिकल में कंपलसरी है सर, अच्छा हर बैच की टेस्टिंग होनी है। कोई भी सपोज़ मैंने मेडिसिन बनाई, आगे इतना टेस्टेड होगा। अगर सपोज़ 1 लाख टैबलेट्स बनी हैं, तो उसमें से 100 प्लस टैबलेट्स रैंडमली पिक होके वो टेस्टिंग के लिए जाएँगी लेबोरेटरी में। अच्छा उसकी वो हर एक टेस्ट जो भी फार्माकोपिया में होता है, सारे टेस्टिंग होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है सर, हर बैच की। और वो आपको वो हमारे पास हर बैच के साथ आती है। क्या हुआ? हर बैच की रिपोर्ट आती है सर हमारे पास। अच्छा अच्छा, गजब इंडस्ट्री है। पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ लाइफ में, पहले कभी नहीं पता था मुझे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सप्लीमेंट्स, फंक्शनल फूड, वेलनेस प्रोडक्ट्स, इस ट्रेंड को आप फ्यूचर को कैसे इम्पैक्ट होते हुए देखना चाहते हैं? किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है उसमें आगे? भारत में अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है, ये इंटरव्यू देख रहा है, उसको कैसे आप बोलोगे कि इस तरफ जाना, इस तरफ मिल हो सकता है, मिल जाना होगा? क्योंकि सर आने वाला टाइम आई थिंक जो हम आजकल खा रहे हैं, जो भी फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हमारी कोई वो पूरी तो हो ही नहीं रही न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। उसमें ना ही हमें ढंग से कोई भी आप मिनरल ले लो, कोई भी विटामिन ले लो, आज टेस्टिंग करवाने जाओ, मतलब 90% इंडियंस के विटामिन्स और मिनरल्स डेफिशिएंसी आएंगी सर, क्योंकि हमारी पूरी हो ही नहीं रही। तो फार्मा तो चलो एक क्योर हो गया ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है उसका क्योर है फार्मा। बट न्यूट्रास्यूटिकल्स और हेल्दी फूड्स, फंक्शनल फूड्स वो चीज़ है कि हम पहले ही उस कमी को, अपने विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है हमारे अंदर, उसको हम उससे पूरा कर सकते हैं सर पहले ही, ताकि हमें फार्मा की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने वो सुना था कि विटामिन डी की कमी की वजह से कोविड में वो लोग ज्यादा मरे जिनके अंदर विटामिन डी की कमी ज्यादा थी? आपने ये स्टडी पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहीं। विटामिन डी की जिन लोगों में ज्यादा कमी थी, दोज पीपल डाइड मोर ओके। बिकॉज ऑफ कोविड। मैं आपको ना भेज ये रिपोर्ट, लेट्स फाइंड आउट विटामिन डी डेफिशिएंसी भारत सरकार को। आपको लगता है जस्टिस, पता नहीं आप बिजनेसमैन, पता नहीं आप क्या बोलोगे उसमें से, पर फिर ही पूछ लेता हूँ। भारत सरकार का जो जो मास्क लगवाना था, सोशल डिस्टेंसिंग की, आपको नहीं लगता वो नकल की गई दूसरे देशों की? क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ा किसी को। वो तो ये था कि चलो क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज थी इसको, नहीं हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ा। अभी स्टडीज आई हैं, यहाँ पे सर, मास्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मास्क भी सर अलग अलग तरह के थे। मैं किसी भी मास्क से कोई फर्क नहीं। इवन मास्क की वजह से कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा हुआ लोगों के ऊपर। बट यू ऑल वेंट क्रेजी। पहली बार तो पैंडेमिक इस लेवल पे आया था कि मतलब किसी को क्या किसी को समझ ही नहीं था सर, किसी को भी नहीं पता था क्या कर सकते हैं। तो चलो जब कोविड खत्म हुआ, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली, स्टडीज आई, तो हमें पता चला। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोगों का रोजगार छिन गया। उसका बिल्कुल, लोग मरे तब भी ना। वो तो मरे सर। और दूसरी में जेनुअनली लोग मरने लग गए, तो उसको पता है क्या बोला गया? मेरे को कोविड हुआ है, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, ठीक है। अब कोविड की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ मैं, पर मैं मरा हार्ट अटैक से। तो रिपोर्ट में आया कि कोविड की डेथ नहीं है, तो डेथ हार्ट अटैक की कोविड का इफेक्ट है सर, है ना। बिल्कुल। पर लोगों को अपना वो बचाना था कि भाई हम बहुत महान है। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि कई लोग ऐसे थे जैसे डायबिटीज वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ। डायबिटीज आपको मेन प्रॉब्लम के डायबिटीज की, आपको कोविड हो गया, यू डाइड, रिपोर्ट में आएगा कि डायबिटीज से मरे, कोविड से नहीं मरे, क्योंकि अब राज्य सरकारों को अपने आंकड़े कम करके दिखाने थे हमेशा। ये मैं स्टडी भेज रहा हूँ तेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू रीड दिस स्टडी फॉर आवर व्यूअर्स। विटामिन डी की कमी और कोविड-19 का मृत्यु दर, एक अध्ययन, ठीक है। ये अध्ययन कोविड-19 महामारी के दौरान विटामिन डी की कमी और मृत्यु दर के बीच संबंध की जांच करता है। हमने 500 कोविड-19 के रोगियों का डेटा विश्लेषण किया, जिसमें उनकी विटामिन डी की स्थिति, बीमारी के परिणाम शामिल हैं। और ये जो इसकी स्टडी है, ये कहाँ पे हुई है? चल लेट मी रीड इट एंड देन विल नो द स्टडी। या देन उन्होंने विटामिन डी की कमी और मृत्यु दर के बीच में हमने विश्लेषण किया, उनकी विटामिन डी की स्थिति, बीमारी के परिणाम शामिल थे। परिणामों से पता चला कि विटामिन डी की कमी लेस देन 20 mg/ml वाले रोगियों में मृत्यु दर 25% थी, जबकि सामान्य स्तर मोर देन 30 mg/ml वाले रोगियों में यह केवल 5% थी। यह सुझाव देता है कि विटामिन डी की कमी ने कोविड-19 के दौरान मृत्यु दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोविड-19 ने विश्व भर में लाखों लोग प्रभावित किया। अध्ययन में सुझाव विधि क्या थी, मेथोडोलॉजी क्या थी इसकी, ठीक है। अब कि ये किस तरह से स्टडी किया गया था, उसकी मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं। यह एक संभावित अध्ययन था, तो मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक भारत के एक बड़े अस्पताल में आयोजित किया गया। 500 कोविड-19 संक्रमित रोगियों को शामिल किया, इनकी उम्र 18 से 70 वर्ष की थी।
रोगियों के रक्त में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D25 OH स्तर को मापा गया। विटामिन डी की स्थिति को 3 श्रेणी में वर्ग किया गया, दिस लेस देन 20 mg पर्याप्त 20-30 mg पर ml और सामान्य मोर देन 30 mg पर मृत्यु दर और अन्य परिणामों जैसे कि आईसीयू में भर्ती को 30 दिन तक ट्रैक किया गया। डेटा का विश्लेषण सांख्यिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग करके किया गया जिसमें सी स्क्वायर टेस्ट और ऑड्स रेशियो शामिल थे। 500 रोगियों में से 200% 40% विटामिन डी की कमी पाई गई। 150 में 30% में अपर्याप्त स्तर थे और 150 30% में सामान्य स्तर थे। विटामिन डी की कमी वाले समूह में मृत्यु दर 25% थी, 500 पीपल आउट ऑफ 200। अपर्याप्त स्तर वाले समूह में 10%, 15 पीपल आउट ऑफ 150 और सामान्य स्तर वाले में 5%, 7 पीपल आउट ऑफ 150 थी। कमी वाले समूह में मृत्यु का जोखिम सामान्य समूह की तुलना में 5 गुना अधिक था। ऑड्स रेशियो में 5:95%, CI 2.2-11.3, P इज लेस देन 0.001। इसके अलावा कमी वाले रोगियों में आईसीयू में भर्ती होने की दर 60% थी, जबकि सामान्य स्तर रोगियों में यह करने की केवल 20% थी। अब आप देखिए, मतलब अगर किसी ने वो जो D63 गोली भी खा ली होती टाइम पे, मैं तो सभी को बोलता हूँ बिल्कुल कि भाई मेरे वो 1 महीने में खा लो, कुछ नहीं जाता। अगर विटामिन डी फिक्स कर लिया तो बड़े सारे इश्यूज ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। सो विटामिन डी और भी सारे विटामिन का सर सबसे ज़्यादा रोल ही उनका रहता है सर। अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो ही आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी को हमेशा पूरा रखो। इसीलिए कौन से प्रोडक्ट हैं जो स्कूल इनको पूरा करते हैं? वो सब प्रोडक्ट होते हैं सर इसमें मल्टीविटामिन गमीज आती हैं, वो भी मैं गमीज फॉर्म में लॉन्च हुई है। जिसे वो च्यूई करते हैं। च्यूएबल है बिल्कुल सर, एंड शुगर फ्री है सर। उसको आप च्यू कर सकते हो। डेली की 1 to 2 गमीज की डोज है उसकी। उसके अलावा सर बायोटिन हेयर के लिए भी आती हैं सर, वैसे जैसे बायोटिन गमीज भी आती हैं, बायोटिन में टैबलेट्स भी किए हैं एज पर कस्टमर कन्वीनियंस। कुछ लोगों को टैबलेट खानी इजी लगती है, कुछ लोगों को गमीज इजी लगती हैं, वो जैसे खाना चाहे उसके लिए। हेयर जो फॉलिकल्स या हेयर को जो बढ़ाती है या जो मेंटेन करती है, उनकी भी साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं सर, बायोटिन इज बेसिकली विटामिन B7, तो वो कोई ड्रग नहीं है। बायोटिन इज विटामिन B7, तो विटामिन ही होता है जो हमारे हेयर्स को नरिश करता है, हेयर को स्ट्रेंथनिंग करता है और हेयर की थिकनिंग करता है वो बायोटिन। जी, तो वो बायोटिन कोई ड्रग नहीं है, कुछ नहीं है, विटामिन ही है बायोटिन। विटामिन B7 को नाम दिया हुआ है बायोटिन क्योंकि वो हेयर्स के लिए होता है, हेयर स्किन एंड नेल्स के लिए। उसके अलावा ओमेगा 3 आता है सर। ओमेगा 3 हमने किया है वीगन ओमेगा 3, जैसे लोग फिश ऑयल खाते हैं, वी हैव लॉन्च्ड वीगन ओमेगा 3, प्लांट बेस्ड है जी। तो ओमेगा 3 के तो सर जितने बेनिफिट्स बोलो मतलब कम है, उसके तो ब्रेन हेल्थ, जॉइंट्स हेल्थ, स्किन हेल्थ, आई हेल्थ, इम्यूनिटी के लिए लोग फिश ऑयल खाते हैं। जी जी, वैसे ही उसका वीगन सोर्स से हमने किया लॉन्च। चिकन वालों के बारे में क्या विचार? वीगन सर हर बंदा फिश ऑयल नहीं खा सकता ना, क्यों? तो उनके लिए सर दवाओं के अंदर भी तो अच्छा, ये चलिए इसका जवाब अच्छा देखिए। कई लोग बोलते हैं अरे फिश खा लो, दवाओं के अंदर भी तो वही मिला होता है, जानवर का हड्डी डालता है उसमें, उसके बारे में क्या है? सर वो कैप्सूल होते थे पहले, जो जेलेटिन जो कैप्सूल शेल होता है वो नॉन वेज सोर्स से बनता था। अब तो सर उसके वेज सोर्स आ चुके हैं, तो अब तो वेज सोर्स से भी बनता है। तो ये प्रूव कैसे पता चलेगा मेरे को वेजिटेरियन दवा खानी है? वो कैसे? वो सर जो कैप्सूल वेजिटेरियन मेरे को खानी है या मैं वेजिटेरियन हूँ जी, कि मैं दवा खरीद रहा हूँ, डॉक्टर ने 10 दवाएं लिखी और मेरे को कोई भी दवा के अंदर ऐसा सोर्स नहीं चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन हो। व्हाट इज सॉल्यूशन टू दैट? वो तो सर मिल जाते हैं, नॉन वेज के ऑल्टरनेटिव्स तो मार्केट में है ही प्रेजेंट। अच्छा, तो मैं जाके बोल सकता हूँ मेरे को ये वाला चाहिए जिसमें नॉन वेज ना हो? हाँ, वो फिर ब्रांड चेक करना पड़ेगा कौन सा ब्रांड है जो वेजिटेरियन सोर्स में करता है। हमारे जो वेंटिंग ऑर्गेनिक्स के अंदर जो भी हमने ये किए हैं वो सारे वीगन है, टोटली वीगन प्रोडक्ट्स हैं, कोई एनिमल सोर्स नहीं है उसमें कोई किसी भी चीज़ का। ओमेगा 3 है वो भी वीगन है, उसमें ओमेगा 3 विद विटामिन D2 है। जो विटामिन D3 एंड D2 में बेसिकली डिफरेंस यही है, जो D3 होता है दैट इज फ्रॉम एनिमल सोर्स एंड D2 इज फ्रॉम वेज सोर्स। आई लव टेस्ट, आई डोंट वांट डी। वो तो सर अपनी अपनी मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है वीगन होना, देखो हमारे भारत में वेजिटेरियन लोग हैं, आई अंडरस्टैंड इट। वेजिटेरियन और वीगन दो अलग अलग है ना। राइट। वीगन कहता है कि फल जब पेट से गिर जाए तभी खा सकते हो, उसको तोड़ेंगे तो पेड़ को दुख होगा। वीगन होता है कि एनिमल से भी अगर हम जैसे मिल्क भी ले रहे हैं ना, वो मिल्क भी नहीं लेंगे। दैट्स बीइंग स्टूपिड, दैट्स नॉट बीइंग वीगन, दैट्स बीइंग स्टूपिड कि आप बेवकूफ हैं। सॉरी टू यूज दैट टर्म, अस्सी वाला बनाइए उनके लिए, आप पैसे कमाइए, बट ये स्टूपिडिटी है ये सोचना। क्योंकि गेहूं खा रहे हो, क्यों खा रहे हो भैया? गेहूं भी तो कटा है, वो भी मरा है, तभी गेहूं मिला तुम्हें। कुछ मत खाओ। सो वीगन ओमेगा 3 इज नॉट ओनली फॉर वीगन्स, वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं। अब उसमें मेन एडवांटेज क्या होता है ओवर फिश ऑयल, वीगन ओमेगा 3 का। जो फिश ऑयल है उसका धीरे धीरे बैड ब्रेथ हो जाती है सर आपकी। फिश ऑयल कैप्सूल से आपकी बैड ब्रेथ आनी शुरू हो जाएगी, आपको विद टाइम आप देखेंगे 15-20 दिन बाद। दीदी इससे- तो उसमें कैसे लाए हो? मेरे पास कुछ हैं सर सारे, यार ले इधर वही निकाल, बैग देना सर। यहाँ रख देते हैं ना उसको, बैग दे दे। एंड जो फिश ऑयल है ना वो गर्म बहुत होता है सर, वो आप सर्दियों में खा सकते हो, गर्मियों में आपके अंदर हीट गर्मी वो जनरेट करता है। इससे वीगन ओमेगा 3 से वो चीज़ वो प्रॉब्लम नहीं आती है सर। ये वीगन ओमेगा 3 के जो ओवर फिश ऑयल जो बेनिफिट्स हैं, ये लो सर, ये नीलो चीनी है।
सप्लीमेंट्स में ना सर मेरे पास गमीज है, दूसरे नहीं है। गमीज क्या होता है? गमीज जो च्यूएबल, ये यही है सर अभी तो, बाकी नहीं है ये से मल्टीविटामिन गमीज जी। राइट। दिस इज बायोटीन। बायोटिन अच्छा ये है गमीज है जी। मैं फ़ोन चार्ज पे लगा दूँ लाइक। ये है मेलाटोनिन स्लीप गमीज। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेलाटोनिन बाहर से लेने से साइड इफेक्ट नहीं पड़ते उसके? मतलब ये गमीज में खा रहा हूँ, इसके साइड इफेक्ट नहीं पड़ेंगे? नहीं नहीं सर, बॉडी नेचुरली कैन क्रिएट इट। बिल्कुल बॉडी तो जो मेलाटोनिन है वो तो नेचुरल एंजाइम है ना, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। बट अगर किसी को नींद की प्रॉब्लम है मुझे तो ये बस उसको थोड़ा सा एनहांस करता है एंड आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है सर, तो उससे कुछ नहीं है सर। आई राइट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, ओके और अगर आप मुझे ये दे देंगे तो मैं आपका ट्राई करूंगा, डन सर। ठीक है ना? मैंने ट्राई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा बाकी ब्रांड से, मैं अपनी ईमानदारी से बोल रहा हूँ। और इफ दिस वर्क्स ऑन मी आई विल कॉल यू एंड टेल यू इट इज श्योर। इसमें सिर्फ मेलाटोनिन नहीं है सर, मेलाटोनिन के साथ इसमें और भी हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, अश्वगंधा है, कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट, पैशन फ्लावर एक्सट्रैक्ट, मैग्नीशियम, इन सब, लेमन एक्सट्रैक्ट भी है। इनका क्या रोल रहता है कि ये माइंड को आपको काम करते हैं। आपको जैसे स्ट्रेस है किसी भी चीज़ का जिस कारण नींद नहीं आ रही, तो ये उसको भी आपको बेसिकली आपके माइंड को काम करने के लिए है। अच्छा। इन सब का रोल आपके माइंड को सूद कर देते हैं, रिलैक्स, और नेचुरली करते हैं। नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इसमें कोई वो मेडिसिन नहीं है। फ्लावर है मुझे वो बताओ, जो ये जो नीलो चीनी है, मेरे को इस पे बड़े सवाल है, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक वो जो येलो बोतल होती है, क्या बोलते हो, शुगर फ्री। शुगर फ्री, वो ट्राई कर ली 1.5 साल तक, पर मुझे बाद में मुझे पता चला इसके एक बेटा ऊपर जाना देना, इसमें मेरे कुछ साइड इफेक्ट्स भेजे हैं। लेट्स आस्क हिम दैट यू नो इफ व्हाट ही हैज टू से, बिकॉज़ ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस मैटर। श्योर। ठीक है। और मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, इवन इफ दिस इज योर बिजनेस, आप सच को सच बोलते हो। दिस इज वन थिंग व्हिच आई लव्ड अबाउट यू सो फार, कि यू डोंट माइंड कि बिजनेस है तो क्या हो, सच तो ये है। बिल्कुल सर। So let's discuss ये शुक्रलोज संभावित दुष्प्रभाव। नीलोचिनी शुक्रलोज के उत्पाद शुक्रलोज का कृत्रिम स्वीटनर है, जिसे आमतौर पर स्प्लेंडा जैसे ब्रांड नामों से जाना। स्प्लेंडा का नाम सुना है आप? बिल्कुल। 20% लोग। और यह चीनी से लगभग 600 गुना अधिक मीठा होता है। नीलोचिनी शुक्रलोज को टैबलेट, सैशे और जार 110 टैबलेट, 50 सैशे, 1 किलोग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम पेश करती है। हालांकि FDA शुक्रलोज को स्वीकार्य दैनिक सेवन सीमा अमेरिका में 5 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन प्रतिदिन के भीतर सामान्य रूप से सुरक्षित GRAS मान्यता है। कुछ अध्ययन और व्यक्तिगत रिपोर्ट संभावित दुष्प्रभाव इशारा करते हैं। पहला है डिजेशन या पाचन संबंधी समस्याएं। कुछ पहले तो इस पे बताइए कि ये जो लिखा है इन्हों की 600 ग्राम ज्यादा वो है इसमें, 600 टाइम। 600 टाइम, ये क्या है? ये सच है गलत है क्या? नहीं सही है सर। जो सुक्रालोज होता है उसकी स्वीटनेस बहुत ज्यादा होती है शुगर से, इसलिए उतनी कम क्वांटिटी में डलता है सर। ये कह रहे हो आप? अच्छा, शुक्रलोज बनता किस चीज से? सुक्रालोज सर आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वो कैसे, वो केमिकली बना हो? वो तो मॉलिक्यूलर बेस्ड है, अच्छा, वो तो लैब मेड है सुक्रालोज। तो 600 गुना ज्यादा है, लेकिन आपकी क्वांटिटी बहुत कम। बहुत कम डलती। लेकिन ये भी आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या FDA के अनुसार नहीं है, ये भी कह रहे नहीं FDA में लिखा है, FDA ने अप्रूव किया हुआ है। हैं। मेरे ऊपर कर एक मिनट दिखा जरा, ये लिखा था ना, दोबारा पढ़ लो शायद। एक बार कह रहा है कि 600 यूनिट नीलोचिनी शुक्रलोज को टैबलेट, सैशे और आप जार में भी है 110 टैबलेट, जिसे 1 किलोग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम पेश करती है। हालांकि FDA शुक्रलोज को स्वीकार जाने से, हालांकि क्यों कह रहा है भाई ये? हालांकि FDA, शुक्रलोज की स्वीकार हाँ वो उन्होंने सर उसकी लिमिट बताई है अच्छा कि कितनी डेली कंज्यूम कर सकते हैं, लिमिट। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों को सूजन, गैस या दस्त का अनुभव हो सकता है, खासकर अगर इसे बड़ी मात्रा में लिया जाए। अच्छा, ये अपचनी कारण ज्यादा खाओगे तो। पशु अध्ययनों से पता चलता है शुक्रलोज लाभकारी आंत बैक्टीरिया को कम करता है और आंत की दीवार को कमजोर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से सूजन हो सकती है। हालांकि मानव प्रमाण कम पुष्ट है। मुझे बात बताइए, रिसर्च भी आप ही लोग करवाते हो, इतनी तगड़ी लॉबी है आपकी, रिसर्च भी आप ही लोग करवाते हो, है ना? तो कहाँ से पता चलेगा सही है गलत है? सर ये तो पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं। कौन करवाता है पब्लिक? पब्लिश तो सर वो तो अथॉरिटीज ही है सर। अच्छा, अब कोई भी चीज ओवर लिमिट करेंगे सर उसका नुकसान है, पानी का भी नुकसान है ओवर लिमिट। आप लिख के देते हो कितना यूज करना है आप लोगों को, लाइक दिस इज हाउ मच यू आर सपोज्ड टू यूज? एक दिन में सर इसकी जो लिमिट है ना, वो आप मतलब 10 कप चाय के भी पी लोगे ना तो भी आप वो लिमिट पे नहीं पहुंच पाओगे आप। पहुंच जाएंगे। कंटेन्स नॉन कैलोरिक स्वीटनर, नो शुगर एडेड इन द प्रोडक्ट, polyols may laxative effects, contains stevia 2%. अब पॉलीओल्स है ना सर, हाँ। वो हमने मेंशन किया है कि हाँ। उसके लैक्सेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, बट वो मिलियंस में अब मतलब बहुत ही कम लोगों को जिनको ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होगी। polyols क्या होते हैं? जो पॉलिप्स पड़ जाते हैं आंतों के अंदर। नहीं पॉलीओल्स और एक वो ही होते हैं, जैसे आप लगा लो बल्किंग एजेंट ही है अच्छा, उसको बल्क करने के लिए। अब इसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि अगर हम सिर्फ स्टीविया को ऐसे ही दे देंगे वो तो पैक ही नहीं हो पाएगा। क्वांटिटी कम में आप किस की बात कर रहे हो? कंपेयर करके बताओ कि कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने लग जाएगा और आपकी क्वांटिटी कितनी कम है। मतलब जैसे अगर 100 यूज करोगे तो आते कमजोर हो जाएंगे, लेकिन हम 0.001 कर रहे हैं,
ये है आपके पास ये स्टडी की कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना कम यूज कर रहे हो आप, ताकि यू नो वी कैन रिलेट। ये तो सर गवर्नमेंट की स्टडी है, तो बहुत ज़्यादा है सर। ये तो अगर आप मतलब कितने केजीज ऑफ स्टीविया या सुक्रालोस पर डे कंज्यूम कर रहे हो केजी में, तो आपको ये इफेक्ट्स आते हैं। और इसमें एक सैशे में कितना होता है, 0.75 ग्राम्स, 1 ग्राम भी नहीं है। तो आप कितना कंज्यूम कर भी लोगे, आपको वो इफेक्ट नहीं आएंगे जो ये स्टडीज़ बता रही हैं। गर्मी। अच्छा, दूसरा है चाय आप चाय संभाला कि इससे मधुमेह रोगियों को सुरक्षित बताया जाता है। अच्छा, मतलब आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव है, अगर डायबिटिक है उसके लिए पॉजिटिव है। बिल्कुल। कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि शुक्रलोज कुछ व्यक्तियों में इंसुलिन संवेदनशीलता या ग्लूकोज चयापचय को प्रभावित कर सकता है। कुछ रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर, शुगर लेवल बढ़ जाता है। हालांकि यह अभी विवादास्पद है और सार्वजनिक रूप से इसे नहीं देखा गया है। चलो भाई, आपको मिल गया एक और क्लीन। इस बात से मिश्रित प्रमाण है कि क्या शुक्रलोज शून्य कैलोरी होने के बावजूद मीठे खाद्य पदार्थों की लालसा को बढ़ाकर वजन बढ़ाने में योगदान देता है। अभी स्टडीज जारी हैं, तो जब आएंगे फिर हम दोबारा बुलाएंगे आप। डन। गर्मी की स्थिरता संबंधी चिंता है, शुक्रलोज गर्मी में स्थिर है। अच्छा जी, जो इसे खाने पकाने या बेकिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि कुछ शोध बताते हैं कि शुक्रलोज को उच्च तापमान 250 डिग्री या 482 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर पर गर्म करने से हानिकारक यौगिक उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि यह सामान्य घरेलू उपयोग में संभावनीय। इसको मतलब अगर मैंने इसको चाय में डाल के इस टेम्परेचर तक ले गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कह रहा है। 250 डिग्री सेल्सियस तक, वो तो मतलब पिघलाने लगे लोहे की तरफ। घर पे तो वो टेम्परेचर गैस पे भी नहीं पहुंच सकता। पानी 100 डिग्री पे उबलता है सर। आप अपने को सेव करते चले गए भाई, नहीं हमारे नहीं हो रहा। एलर्जी प्रतिक्रिया दुर्लभ है भाई, यार सही है, आपको प्रोडक्ट तो लव तारीफ ही सुन रहा हूँ। एलर्जी प्रतिक्रिया है, हालांकि असामान्य कुछ लोग हल्की एलर्जी प्रतिक्रियाओं जैसे कि खुजली सूजन रिपोर्ट करते हैं। संभवतः शुक्रलोज इसके साथ मिश्रित एडिटिव्स जो मल्टोडेक्स्ट्रिन के कारण। स्टूपिड नाम क्यों रखते हैं आप इंडस्ट्री वाले हर चीज, ये वैसे बोलते रहो। दीर्घ संभावित दीर्घकालिक प्रभाव, अब ये क्वेश्चन टेंशन वाला है। कुछ पशु अध्ययन ने उच्च खुराक में, एक तो साला उच्च खुराक लगा के ना इनको क्लीन चिट मिल जाती है खुराक से, हम देंगे उच्च खुराक मान तो बहुत कम दे रहे। शुक्रलोज में डीएनए क्षति जेनोटॉक्सिसिटी या कैंसर जोखिम से जोड़ा गया, लेकिन ये निष्कर्ष विवादास्पद है और सामान्य खपत स्तरों पर मनुष्यों में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो मतलब आपको क्लीन चिट मिल गई इसके लिए, वेरी गुड यार, कीप डूइंग इट, ऑसम। ठीक है, मतलब भाई मतलब ये कौन से दुष्प्रभाव जहाँ पे क्लीन चिट दिया जा रहा है और क्यों सही है, नहीं ठीक है देख लेना भाई। अच्छा, आपको ये पता है पूरी दुनिया में लोग मोटे क्यों हो रहे हैं? बहुत रीज़न है सर। बताओ। डाइट पे क्या ऐसा कर रहा है? इंडिया में बात कर रहे हैं सर, बाहर पूरे विश्व के लोग मोटे हो रहे हैं ना, सब मोटे हो रहे हैं। क्या लगता है वो क्या मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या स्टडी है इस पे, आपको क्या लगता है क्यों मोटे? डाइट है। डाइट क्या, व्हाट इज डाइट? जो भी हम मतलब खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं। पैक्ड फूड बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है सर। ये इंडिया में फिर भी अभी कम है। बाहर के लोग तो खाते ही इंस्टेंट फूड, पैक्ड फूड खाते दे आर ऑलवेज ईटिंग आउट। They are always इवन eating व्हेन आई गो टू यूएस और आई वेंट टू फ्रांस, घर बनाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बाहर जाओ, लोग खरीदो, खाओ। हैं। वो बनाते ही नहीं है, मतलब वहाँ पे है ही नहीं है, पता नहीं टाइम नहीं है किसी के पास या क्या रीज़न है। आलसी भी है। वो बनाते ही नहीं है घर पे, उनको पैक्ड फूड ही खाना है। पैक्ड फूड बहुत इम्पैक्ट करता है सर। Like if you go to McDonald's and you buy any burger, right? यार स्पेशली ना जैसे वहाँ पे यूरोप में जो वो मिलते हैं ना वो वाले बर्गर किंग वाले, भाई वो अलग क्वालिटी के हैं यार। इवन दुबई में बड़े अच्छे मिलते हैं बर्गर किंग के बर्गर। इंडियन बर्गर किंग बर्बाद हो रखा है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है। दुबई वाले बहुत अच्छे बर्गर किंग के बर्गर। ये तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग, जो जितनी भी चेंज हर कंट्री के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को चेंज कर देती है ना। अब मैकडोनल्ड्स हो गया, अब सर आपको आलू टिक्की बर्गर जो मिलता है वो बाहर मिलता ही नहीं है, वो सिर्फ इंडिया में मिलता है। वो सिर्फ इंडिया में मिलता है क्योंकि इंडिया में लोग आलू खाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे, चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला कि मैं खाता हूँ मैकडोनल्ड्स का, बढ़िया है ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ उसके साथ में, दैट गिव्स मी अ डोपामिन सप्लाई, मेक्स मी हैप्पी, राइट? है ना? यू आस्क मी कि मत खाइए मोटे हो जाएंगे, आई स्टॉप इट, नाउ आई एम सैड, व्हाट इज बेटर? करना क्या है वो बताओ कि मैं मैकडोनल्ड्स मत खा मोटा हो जाएगा, तो मैंने बंद कर दिया पर मैं दुखी हूँ कि यार बड़ा मजा आता था यार। या फिर चिकन टिक्का मसाला मत खा भाई मोटा हो जाएगा तू, क्या करना है वो सोल्यूशन बताओ। जब घर पे दवा बनाओ, नहीं दवा बताओ उसके लिए, दवा बनाओ। वो तो एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए। पर एपेटाइट कंट्रोल फिर फायदा क्या है? मेरे को तो खाने का मन है यार, आप लोग भूखी मार देते हैं। और बता, एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए तो आती है सर। कोई और समाधान नहीं? वो तो सर अपने माइंड को ही समझाना पड़ेगा। आपने ओलंपिक के बारे में सुना है? ओलंपिक नहीं। फिर तो आप यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। हिंदी में ढूंढना ओलंपिक। आई बिन ये क्या हुआ, बहुत ही वो मेडिसिन ढूंढी गई है अमेरिका में, ओलंपिक कहते हैं, डायबिटीज वालों के लिए बनाई गई थी। ओके। ऐसे इंजेक्ट करना होता है, ऐसे टक टक मारता है इंजेक्ट करने के लिए, डायबिटीज वाले यूज करते थे, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव निकला, यदि कोई व्यक्ति वेट गेन कर रहा है और ये यूज करेगा तो उसका वेट बिना एक्सरसाइज कम होता है ना? वो शुगर लेवल को कम कर देते होंगे ना। हिंदी में नहीं कुछ उसका रीज़न यही होगा कि वो शुगर लेवल को कम कर देती है ओलंपिक, क्योंकि तभी डायबिटीज़ में दे रहे हैं। हाँ, लिख दे इस पर क्लिक कर, ओलंपिक उपयोग और दुष्प्रभाव भी हैं इसके। और पता है इसका दुष्प्रभाव क्या है? 1 मिलियन में 15 लोग अंधे हो गए।
भाई मतलब नहीं चाहिए मेरे को, एक्सरसाइज कर लूंगा, उसका- उसका होने कुछ नहीं ले सकता। उसका भी रीज़न पता है क्या होगा, अगर जिन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया, अब बॉडी के हर पार्ट को ग्लूकोज तो चाहिए चाहिए, ये ग्लूकोज लेवल कम कर देगा। अगर आंखों को या किसी को ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, सप्लाई नहीं मिलेगी ग्लूकोज की, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑर्गन्स खराब भी होंगे सर। ओजेम्पिक से पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दिएगा। ओजेम्पिक क्या है, तेरा थोड़ा नीचे कर, सेमाग्लूटाइड, ऊपर 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 ऊपर, ऊपर ऊपर थोड़ा सा, अब पढ़ते हैं ना मेरे साथ में। सेमाग्लूटाइड का ब्रांड नेम है, यह एंटीबायोटिक दवा है जो ग्लूकॉन लाइक पेप्टाइड वन रिग्रेस एगोनिस्टिक, तो पता नहीं कौन सी भाषा में लिखते हो आप, एगोनिस्ट। नामक दवाओं के वंशमद ओजेम्पिक सेल्फ इंजेक्टेबल पेन के रूप में कलम की तरह होती है। यह उन व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह और मेलिटस का इलाज करने में मदद करता है। नीचे आना, जो मधुमेह जो प्राथमिक उपचार के प्रति कम प्रतिक्रिया देते हैं। ओजेम्पिक रक्त शर्करा यानी शुगर जो आप बोल रहे हैं, इसका स्तर ऊंचा होने पर शरीर में इंसुलिन के उचित रिलीज को नियंत्रित करता है। इंजेक्शन से भूख कम लगती है और पाचन धीमा हो जाता है, जिससे अंततः वजन कम होता है। डॉक्टर लिख सकते हैं अकेले वन दवाओं के साथ ओजेम्पिक के ऊपर, पर वही बात बड़ा होता है। सीरियसली दिस इज लाइक इवन इफ यू आर टेकिंग इट, इसको मुझे इसके जो फायदे हैं वो पढ़ के नुकसान नजर आ रहे हैं इसके। तो अमेरिका में इतनी बिकी है ओजेम्पिक कि मतलब वो जो वियाग्रा और सियालिस पीछे हो गए इसके लिए सबसे ज्यादा ये बिक रही है। आपको वियाग्रा सियालिस का कंटेंट पता है, सॉल्ट क्या होता है उसमें? वायग्रा में हाँ, उसमें वो कोई आई थिंक रिलेटेड टू कार्डियो ही होता है, मेरे को शायद श्योर नहीं हो। व्हाट आई हैव हर्ड इज दैट, एक काम करना जरा, पूछ वियाग्रा का पढ़ना जरा क्या क्या सॉल्ट होता है उसमें, थोड़ा और बड़ा कर बेटे, दिख नहीं रहा होगा। हाँ, वियाग्रा सिल्डेनाफिल एक दवा है जिसका उपयोग पुरुष यौन रोग के इलाज के लिए किया जाता है। वियाग्रा का मुख्य कार्य शरीर में विशेष रूप से लिंग में इरेक्शन के रक्त प्रवाह को बढ़ाना है। यह PDE5 नामक एंजाइम को अवरुद्ध करके काम करता है, जो लिंग में रक्त प्रवाह में बाधा डालता है। ओके, अच्छा, PDE5 नाम का कोई एंजाइम है जो इस बात को कंट्रोल करता है कि दिन रात ब्लड ना भरा रहे वहां पे, तो इसलिए वो उसको कंट्रोल, तो वो इसको ही रोक देता है वो, कि ताकि एक कंट्रोल ब्रेन से। बट डोंट यू थिंक कि जरूरत क्या है इन चीजों की? आपकी मुझे जरूरत क्यों, बताओ, चलो आप प्रूव करो। व्हाई डू आई नीड यू इफ आई लिव माई लाइफ, आई एक्सरसाइज एवरी डे, है ना, आई डू नॉट ईट एनीथिंग, पागलों की तरह मैं शुगर भी नहीं खा रहा हूँ, मैं चाय पी ले रहा हूँ एक बार, बहुत है, छोड़ दे रहा हूँ बाकी का शुगर, मुझे आपकी जरूरत क्यों है? व्हाई डू आई नीड यू? अब क्या आपकी डाइट में सर वो सारी डेफिशिएंसीज आपकी पूरी हो रही हैं? देखो ये है वही वाली बात, धमका दो सामने वाले। एक रॉबर्ट मैके की किताब है मेरे पास, ये है ना, ये वाली देख, मार्टी मैके की द प्राइस वी पे। इसमें उसने हर उस डॉक्टर की कहानी लिखी है अमेरिका में, बड़े से बड़े डॉक्टर की, जो अपने पेशेंट्स को धमका के कि देखिए बच्चा तो पैदा नॉर्मली भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो बंदा, हाँ सिजेरियन कर दीजिए कोई बात नहीं। और एक डॉक्टर की कहानी लिखता है ये मार्टी, कहता है उस बंदे को वो हमेशा शुक्रवार को उसके सिजेरियन नंबर बहुत ज़्यादा होते थे। तो हमने पता किया क्यों, तो पता चला रात को 9 बजे उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाना होता था खाना खिलाने के लिए। तो सुबह से दनादन सिजेरियन करके उसको होता है 7 बजे तक खाली, 9 बजे गर्लफ्रेंड डनू ले जाना है। आप लोग बड़ा सही करते हो ये कि मतलब पता है आपको क्या कम है? नहीं भाई नहीं पता, लीजिए। चलो अब डाइट भी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, किसी ना किसी बात का स्ट्रेस होगा, नींद नहीं सही आ रही, मतलब आपकी पूरी सारी डेफिशिएंसीज आपकी पूरी हो ही नहीं रही ना फिर भी। तो ये सप्लीमेंट्स आजकल मतलब बन चुका है, आपको रूटीन में मतलब लेने ही पड़ते हैं सर। अच्छा, सप्लीमेंट के बिना अगर कोई व्यक्ति जीवन गुजार रहा है तो उसको हिमालय जल चले जाना चाहिए, है ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। हाँ, सोल्यूशन क्या है? चलो मैं बिना सप्लीमेंट के जीना चाहता हूँ, आपके पास सोल्यूशन है उसका कोई? हाँ वो फिर अपनी डाइट में सर आप इंक्लूड कीजिए उस अकॉर्डिंग, जिसको बैलेंस डाइट हम स्कूल में पढ़ते होते थे, बैलेंस डाइट लो, ये खाओ, सैलेड खाओ, फ्रूट खाओ, ये सब खाओ। आपकी क्या? वो करते ही नहीं है सर। आपकी क्या? मैं भी नहीं लेता सर, मेरी भी कोई हेल्दी डाइट नहीं है। डाइट नहीं है। मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा सर, अमृतसर में रहते हैं ऑब्वियसली। तो मतलब हेल्दी डाइट भी लेते हैं, बट मैं नहीं बोलूंगा कि बैलेंस डाइट है मेरी, कि मैं पूरी, मेरी भी पूरी नहीं हो रही सर उसमें। अब पीने में क्या पसंद है? पीने में लाइक अल्कोहलिक, डू यू ड्रिंक और यू डोंट ड्रिंक? वेरी रेयरली सर। वेरी रेयरली, एंड एवरी डे इज अ रेयर डे फॉर मी। आई ड्रिंक रेयरली, बट हर दिन रेयर होता है मेरे लिए, मेरे लिए रेयर ही है सर। हर दिन रेयर होता है। और मेरे साथ एक और बहुत गड़बड़ हो जाती है कि मैं हमेशा गलत संगत में पड़ जाता हूँ। कैसी गलत संगत? 4 दोस्त होते हैं, उसमें 3 पी नहीं रहे होते, अकेले मुझे पूरी बोतल समझ नहीं पड़ती। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पसंद है आपको? कोल्ड ड्रिंक्स पहले बहुत पीता था सर, अब बहुत कम कर दी। मेरे को पड़ गई थी आदत, में पीता था पहले, अब बहुत कम कर दी मैंने, बहुत कम। मुझे ऐसा लगता है डाइट कोक पीनी चाहिए। नहीं मुझे ऐसा लगता है, क्यों नहीं? चलो हाँ, हम पूछता हूँ क्यों नहीं। सर, डाइट कोक में, ये बोल रहे हो ये खाओ, डाइट कोक पीना डाइट कोक में ना ये है ना ये है सर, नहीं है? उसमें एस्पार्टेम है। व्हाट इज पार्ट? एस्पार्टेम इज ऑल्सो स्वीटनर, हाँ। जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं सर। ओ भाई, मैं तो अभी स्टीविया को उसी कैटेगरी में। नो 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 सर, स्टीविया अलग है, सुक्रालोस अलग है, एस्पार्टेम अलग है सर। एस्पार्टेम के रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स हैं सर, अच्छा, और उसमें अभी बैन नहीं हुआ। तो आप जो डाइट कोक लेते हो उसमें भी एस्पार्टेम है,
एक वो आप सोडा पीते हो ना सर, हाँ डाइट सोडा, उसमें भी एस्पार्टेम है सर, अच्छा क्योंकि वो सबसे सस्ता पड़ता है। ओ भाई इसीलिए डलता है ये कोक भी दो तरह की आती है सर, एक डाइट कोक, एक जीरो कोक। हाँ जो जीरो कोक है उसमें सुक्रालोस है सर, दैट इज ओके। जो डाइट कोक है ऑलवेज गो फॉर जीरो कोक भाई या उसमें आई थिंक सुक्रालोस है, एक में सुक्रालोस है, एक में एस्पार्टेम है सर, अच्छा वरना कंपनी दो क्यों लॉन्च करती। So, oh, you're right. इसमें पड़ता है स्पार्टम भाई. जी सर। आप ये करो स्पार्टम is cheap. That's why they put it in. यस। Oh, oh, these fuckers. मुझे लगा ये तो हमारी सेहत का ख्याल रखना चाहिए. ये ठीक है. क्या है इन पे गर्मी के मौसम में लोग ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं. इनसे कुछ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक के दीवाने होते हैं. हालांकि फिटनेस फ्रीक लोग इसके के पास ऑप्शन कम होते हैं. ऐसे लोग कोक जीरो और डाइट कोक को चुनाव करते हैं. लेकिन दादा नीचे ऊपर 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 नीचे वाला पैराग्राफ और ऊपर ऊपर और नीचे भाई डाउन. हाँ ये वाला पैराग्राफ गया. कोक जीरो और डाइट कोक दोनों ही ऊपर कर, कैमरा आ रहा है बीच में. शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं. इन्हें बिना एडेड शुगर और कैलोरीज के बनाया जाता है. इन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनर मीठा किया जाता है. मुख्य रूप से डाइट कोक में स्पार्टेम और कोक जीरो में स्पार्टेम और एल्फेसल्फेम पोटेशियम एस्केप से मीठा किया जाता है. भाई तो पोटेशियम साइनाइड खिला रहे हैं हम ये लोग. पोषण में बेहतर कौन होता है? कोई आई श्योर दोनों खराब है. दोनों ही घर। पोषण से जीरो कोक जीरो डाइट दोनों लगभग समान है. इनमें प्रति सर्विंग में 0 कैलोरी, 0 ग्राम शुगर और 0 आटो कैलोरी. ये यहाँ वेट मैनेजर डायबिटीज पीड़ित लोगों के लिए सही विकल्प है. दोनों ही ड्रिंक्स नीचे. डाइट कोक अपनी मिठास के लिए पूरी तरह स्पार्टम पर निर्भर करता है, जबकि कोक जीरो स्पार्टम को एस के साथ बनती है. कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि स्पार्टम का अत्यधिक खपत से संभावित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं. हालांकि एफडीए जैसे नियामक रोजाना इनटेक के हिसाब से सुरक्षित मानती है. एफडीए को कोक ने अपने जेब में रखा हुआ है. हेल्थ के लिहाज से नीचे दिखाओ. जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कोक जीरो और डाइट दोनों ही शुगर काउंटर पार्ट के चलते लाभ प्रदान करती हैं. चीनी और कैलोरी को हटाकर दोनों कोल्ड ड्रिंक इंटेक्ट कम कर रही है. यार आई एम थैंक गॉड यू टोल्ड मी, बिकॉज यू नो मेरे दिमाग में ये था इस मोड पर ये दिमाग में चल रहा था मेरे कि यार दिस इज मोर ऑफ यू नो. नो सर, इट्स नॉट अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव। कोक जीरो भी बिल्कुल। आर दे इधर डाल कोक. कोई ऐसी कोक है जो बनती है उससे, इससे जो मतलब इससे बने स्टीविया से? स्टीविया? नहीं सर, कोई कोक नहीं ऐसी। कोई कोक नहीं बना रहे ये लोग. सस्ते के चल महंगा ही बेच दो, हम ले लेंगे यार. वैसे स्टीविया के साथ बनी ड्रिंक्स आती हैं कुछ, अच्छा बट आई थिंक इंडिया में नहीं है. इंडिया में बहुत कम होंगी, पर कोक तो नहीं आती सर. why coke doesn't use better alternates. वो नीचे ना, पीपल ऑल्सो आस्क मी फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें देख, उसमें आर एनी कोक प्रोडक्ट स्वीटन विद स्टीविया? हाँ क्लिक कर ऊपर 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 ये वाला ऊपर. क्लिक कर. हाँ कोका-कोला is reduced calories cola sweetened with blend of sugar and stevia. कोका कोला लाइफ, ये इंडिया में आती नहीं है सर. फिर भाई हमें बेच दो यार, हम खरीद लेंगे. ऐसा क्या है? ये इंडिया में आते नहीं है सर. अच्छा बताओ. इंडिया को हम गरीब मान के चलते हो. गरीब लोग हैं, इनको एस्पार्टम पिलाओ ही बहुत ये. अच्छा ये भी है. पहला है कि स्टीविया का स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता. इसमें हल्की कड़वाहट या मुलेठी जैसा आफ्टर टेस्ट होता है जो कोक के मूल स्वाद से मेल नहीं खाता. कोक का लक्ष्य अपने पारंपरिक स्वाद को बनाए रखना है और अधिक से अधिक माल बनाना है. They don't care about. थोड़ा सा स्टीविया के साथ आप चाहे चाय में डाल लेंगे ना उसको, वो उसकी लीफ की प्रॉपर्टी है. 5% थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आपको लगेगा शुगर से. तो आपने आज ये प्रूव किया है मेरे सामने कि दिस प्रोडक्ट इज बेटर. बेटर, मच बेटर सर. Thank God, like you know, I was very negative about it, but you literally sat with me and you proved it. This product is better. बोलिए आप कुछ कह रहे थे. हम सॉरी. क्या बोल रहे स्टीविया लीफ क्या बता रहे थे? हो? या आप बता रहे थे कि थोड़ा कड़वाहट कैसे आती है. हाँ, वो स्टीविया लीफ की ही प्रॉपर्टी है सर. मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है. थोड़ा सा उसमें आफ्टर टेस्ट रहेगा ही रहेगा, बट अगर उसको देखो तो उसकी फिर सेफ भी तो ना सर. तो आपको आई थिंक 1 वीक 7 to 10 डेज लगते हैं उस टेस्ट को अडैप्ट करने के लिए, अगर आप यूज़ कर रहे हो. अब पहले दिन आप पियोगे, आप पहले दिन इसको निगलेक्ट कर दोगे, नहीं मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लगा, अब फिर वापस शुगर पे या इस पे आ जाओगे, तो वो तो आपके ऊपर है सर. तो गुड़ का विरोध क्यों कर रहे हो? गुड़ तो फिटनेस में बहुत पॉजिटिव है. नहीं सर, गुड़ भी तो शुगर केन से ही बन रहा है. वो ठीक है, पर चीनी व्हाइट वाली चीनी से गुड़ शायद बेहतर माना जाता है. उससे बेटर है बिकॉज इट इज़ लेस प्रोसेस्ड. गुड़ थोड़ा कम प्रोसेस्ड होता है, वाइट शुगर तो वो तो टोटली प्रोसेस्ड होती है, वो केमिकली प्रोसेस्ड होती है वाइट शुगर. गुड़ बेटर है, बट उसमें भी तो उतनी कैलोरीज है. कैलोरी फ्री तो गुड़ भी नहीं है सर. कैलोरी फ्री तो कुछ भी नहीं हो सकता. आप ही ले आए हो प्रोडक्ट कैलोरी फ्री है. व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म? बहुत मुश्किल है सर ये. क्यों मतलब कभी सोचा नहीं है कि कौन सी फेवरेट मूवी है. देखते हो ना आप? देखता हूँ. यू थिंक ये अच्छी थी? सोचना पड़ेगा सच में. मेरे को समझ ही नहीं आ रहा. कौन सी मेरी फेवरेट सिंगर सोनू निगम. अरे क्या बात है. मैं पहली बार कोई बंदा जो अमृतसर से आ रहा है और सोनू निगम पसंद कर.
बाकी कोई सारे होते इतने सारे सिंगर्स के बीच से निकल के पता नहीं थी ये इन तो रहता है वो वो बहुत पसंद है मुझे। अच्छा मतलब मुझे एक बार मेरा और किसी के कॉन्सर्ट में जाना चाहूँ, सोनू निगम के कॉन्सर्ट अटेंड करना है मुझे एक बार। अच्छा अच्छा से कॉन्सर्ट होने भी वाला है शायद दिल्ली एनसीआर में ही होगा ओके, मैं बताऊँ आई सेंड यू टिकट्स भेज रहा वो हूँ तो अगर मैं चेक करूँगा। हाँ हाँ दिल्ली एनसीआर में है उसके कॉन्सर्ट होते रहते हैं रेगुलरली करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं कॉन्सर्ट्स कॉन्सर्ट ही कमाइए सर। बहुत तगड़ा पैसा कमाते हैं मुझे वो बताओ क्या मेरा मन करता है नीचे मैं स्टैंड अप कॉमेडियन ठीक है पर अभी इतना बड़ा नहीं हो कि 2 लोग जाने तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये बहुत अच्छा आइडिया है कि अपने आप को बेचो आप समझ रहे हो ना क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा अलग से आप बस टैलेंट बनाते जाओ और बेचते जाओ अपने आप को ये तो वैसे ही कहते हैं, जो इंसान खुद को बेच सकता है वो कुछ भी बेच सकता है। तो सोनू निगम का हाँ वो कोई पंजाबी सिंगर नहीं है आपका फेवरेट पंजाबी सॉन्ग्स भी सुनता हूँ, दिलजीत। दिलजीत आपने उनको गुरदास मान को सुना है हाँ, वो भी बहुत है, मजा आता है ना मजा आता है। मुझे गुरदास मान के लेवल कोई भी लगा नहीं मैं तो इसलिए मैं सुन नहीं पाता हूँ गुरदास मान तो सर अलग ही लेवल है सच में, ये तो है। बहुत ही जो पंजाबी फोक सॉन्ग असली मतलब पर वो एक कुछ है क्या कुछ लोगों को वो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है गुरदास मान इज वन ऑफ दोस पीपल जब वो सो गाता है तो आप आंखें बंद कर लो आपको मजा आएगा उसके हाँ, गाने हाँ, तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं सुनते, ये तो है। उसको आ जाता है बाकी लोगों को सब नहीं फील हो वो दिलजीत के बारे में तो मेरे कई बार ये लगता है कि वो क्या नाम है वो 8th फेल है समथिंग 24 साल ते कुंवारी बैठी तेरे पर्चे 8 पर्चे का गाना है क्या हरन वाजना कोई लड़की ने गाया है हाँ? लड़की का नहीं पता। अरे यार मैं बताता हूँ यार तुम लोग ना पता नहीं किस दुनिया में जीते हो भाई तो मैं ज्यादा डांस निकला ये गाना है 8 पर्चे बानी संधू गुरु सिद्धू गुरनीत दोसांझ ओके, ये बात सुनाइएगा आप बढ़िया बात। बाजी जब चल कर सुना अच्छा, ये 1-2 लाइन की सुनी हुई है इसकी, ये 1-2 लाइन की सुनी हुई है, तो पूरा गाना नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है इस लड़की के बाद दिल्ली दोसांझ ज्यादा पावरफुल है मुझे दोसांझ ऐसा लगता है कि वो लड़की और ज्यादा अच्छे गा सकता है क्योंकि उसकी आवाज इतनी पतली है मैंने कितनी बार बोला मैंने कहा एक ये और एक वो कौन सिस्टर्स वाला हो गए नूरा sisters। नूर एंड सिस्टर्स वो दोनों बहनों की आवाज इतनी मोटी है कि मतलब पंजाब के सारे सिंगर्स महिलाओं की तरह गाते हैं खाली वो 2 बहनें मर्दों की तरह गाते हैं बिल्कुल उनकी आवाज बहुत भारी है। है ना भारी लगता है ना मतलब दोसांझ का सुन लो तो लगता है भाई कई बार तुम ये लड़का गा रहा है लड़की कौन गा रहा है और एक वो जो है नोटियाल करके जुबिन नौटियाल। अरे भाई वो जब गाने गाता है सूदिंग है मैं मना नहीं करूंगा देखो दोसांझ के गाने बहुत अच्छे हैं कोई नेगेटिवली ना ले पर भाई लड़कियों की तरह है गाने का जो टोन है वो फेमिनाइन है वो मैस्कुलिन नहीं है आप समझ रहे हो ना ये मैस्कुलिन आवाज नहीं है कि तेरे चेहरे से किशोर कुमार नजर नहीं हटती अब क्या मैस्कुलिन आवाज है ये सब सारे फेमिनाइन या वो 2 जो था दूसरा वाला जिसकी डेथ हो गई इसको गोली मार दी गई थी एक सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसे उसकी आवाज थोड़ी मैनली थी प्रोवाइडेड कि वो कई बार फेमिनिन मैनली दोनों मिला के चलती थी ठीक है बट बाकी होगी तो मतलब लिटरली या एक वो जो है काका उसके भी गाने अच्छे लगते हैं मुझे वो बंदा भी अच्छा गाता है ठीक है नया बिजनेस शुरू करना चाहता है कोई बंदा जिसके पिताजी फार्मास्यूटिकल में नहीं है वो कैसे काम शुरू करे वो डिपेंड करता है उसके पास है, उसने फार्मा किया नए बंदे ने। हाँ वही लोग तो करेंगे मैं जूम करके चलूंगा किया होगा अभी फार्मा उसने तो हाँ, तो वो कर सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है अपनी। ओलर बी फार्मा करते हैं मेडिकल स्टोर पे काम करने के लिए डोंट यू सी दैट कि पीपल डू बी फार्मा की मेडिकल स्टोर जॉब मिल जाएगी ऐसे लोग आप क्या बोलोगे जो नौकरी के लिए ही मर रहे हैं वो तो सर सबका देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो उसके लिए थोड़ी फंडिंग भी चाहिए स्टार्टिंग में, तो अगर उनके पास फंडिंग है और सोर्सेज हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कर सकते हैं। अच्छा आपने किसी हेल्प करी कि तेरे को स्टार्ट करना है पैसे नहीं दूंगा मैं पता को बता दूंगा मैं हाँ। कैसे होता है मेरे एक फ्रेंड ने किया है, अच्छा नॉट इनटू फार्मास्यूटिकल्स, इन कॉस्मेटिक्स, अच्छा तो मैंने किया है। तो आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं ऐसे जहाँ पे जो लोग की कॉस्मेटिक को बिजनेस शुरू करना चाहता है यू नो पीपल जो बना के दे देंगे हाँ, अच्छा पर इसमें लॉ सूट फाइल होना इंडिया में कौन लॉ सूट का करता है ना इसे हमारे यहाँ पे इसीलिए सब सक्सेसफुल है कि लॉ सूट कौन फाइल करता है आपको पता है ना हमारे यहाँ पे लगभग साल भर में 50 लाख डेथ्स होती हैं नेग्लिजेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स होती होंगी सब। 50 लाख एक साल में जरा कर ले गूगल पे नंबर गलत ना हो मेरे डॉक्टर एंड हॉस्पिटल नेग्लिजेंस डेथ्स इन एनुअल डेथ्स डॉक्टर एंड हॉस्पिटल नेग्लिजेंस बिजनेस स्टैंडर्ड का है और 5.2 मिलियन मेडिकल माल प्रैक्टिस केसेस फाइल्ड इन इंडिया एनुअली शोज डेटा नीचे 52 लाख पढ़ा ना medical malpractices happens daily in hospitals clinics and other care settings throughout India research from National Library of Medicine published in 2022 shows an alarming annual incidence rate up to 5.2 million cases related to medical malpractice across various healthcare settings in India. This reflects sharp 110% increase over time with medical litigations cases seeing a staggering 400% rise
फाउंडर कवर यूके, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया है। अ स्टडी फ्रॉम इंडियन, अच्छा एक बार डेथ को दिखा, 2.6 मिलियन, 26 लाख लोग मरे हैं। डेथ कितनी हुई है? अच्छा डेथ लिखा तो है तूने? वो है ये वाला, इस पर क्लिक कर, WHO पे, हाँ क्लिक कर इस पर, देखा जरा ये नीचे, हाँ, द नंबर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस इन इंडिया इज अलार्मिंग, ये WHO की रिपोर्ट, बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स मेनी मोर कंट्रीज। 2019 WHO स्टडी शोज 2.6 मिलियन डेथ्स हैपन एनुअली ड्यू टू मेडिकल एरर्स। 26 लाख लोगों की बात कर रहे हैं 2000, ये इंडिया में या ग्लोबली है। ग्लोबल इन अदर कंट्रीज लिखा ना ऊपर? ऊपर का, ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ऊपर थोड़ा, हाँ रुक जा, यहाँ 118 केसेस हैं सर, ऊपर जा, परसेंटेज वाइज, वेस्ट बंगाल 17%, महाराष्ट्र 16%, तमिलनाडु 11%, ठीक है। और ये 2016 की रिपोर्ट है, तो सी पंजाब टेकिंग द टॉप स्पॉट विद 24%, पंजाब 24% पे टॉप पे है मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में, योर स्टेट इज ऑन टॉप। Here another list of reflecting total deaths due to medical errors as reported by NCRB. This zone-wise data is compiled in 2017, 2018, 2019 annual reports. नॉर्थ में 118 केसेस, नॉर्थ ईस्ट में 23, सेंट्रल में 115, ईस्ट में 196, वेस्ट में 46, साउथ में 128 केसेस। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि मुझे लगता है 2.6 मिलियन इंडिया का ही आंकड़ा है ये। इंडिया का है? हाँ, 26 लाख का आंकड़ा इंडिया का ही है, क्योंकि ऊपर इंडिया की स्टडी होती है। बट वहाँ पे नीचे लिखा है ना मेडिकल नेग्लिजेंस इन अदर कंट्रीज। हाँ दिखाना एक बार, मैं देखता हूँ ये गूगल पे डाल 2.6 मिलियन वाले को, वो दिलाएंगे ना। वो इन अदर कंट्री लिखा है ना नीचे, USA आ गया, वो सब आ गया। इसको डाल गूगल कर, ये ट्रू है नहीं है। आई हैव रेड कि 50 लाख का आंकड़ा है जेट्स का। नीचे मेडिकल मिस्टेक्स कॉज 2.6 मिलियन डेथ्स ईयरली, ये इंडिया की न्यूज़ है, कर उसका। हाँ अब ये देखिए, ये भारत की न्यूज़ है, इंडिया टुडे, ये सब भेज दे रहा हूँ ताकि उसको। मेडिकल मिस्टेक को 2.6, ये भारत का आंकड़ा है साफ साफ। मोर देन 138 मिलियन पेशेंट्स आर हार्म्ड एवरी ईयर बाय डॉक्टर्स एरर। मतलब लगभग 13 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम होती है, और 13 करोड़ में से 26 लाख है वेरी नॉर्मल डेटा। 13 करोड़ लोग प्रॉब्लम में थे मेडिकल। आप कभी सरकारी अस्पताल जाके देखो, मैं गया हूँ सर। रोज देखो, दे डोंट केयर। और उनसे पूछो क्यों यू डोंट केयर, व्हाट दे टेल यू, अब यही काम है, दिन रात लोग मर रहे हैं, कितना केयर करें। गवर्नमेंट का तो बहुत बुरा हाल है सर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। मैं खुद गया हूँ सर, मेरे को प्रॉब्लम हुई थी एक बार। किस चीज़? वो मेरे सर पे चोट लगी थी एक बार रात को, मैं चक्कर आ गए थे फीवर में, तो मेरा सर बच गया, यहाँ पे चोट लगी थी। और रात को काफ़ी लेट, अराउंड 3 बजे, तो फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को लेके गए वहाँ पे। रात को कोई डॉक्टर तो ऐसे मिलना नहीं था, तो हमें था कि चलो सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट चला। वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था सर, सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर था, उनके पास भी सामान ही नहीं था स्टिचिंग करने के लिए या करने के लिए। तो बहुत बुरा हाल है सर, ना कोई क्लीनलीनेस है वहाँ पे। और अभी भी है, अभी रिसेंट बात है सर। सरकार में कोई कितना भी डायलॉग मारे विदेश का प्रधानमंत्री, ओ माय गॉड एवरीथिंग इज फिक्स्ड, रामराज आ चुका है, कोई रामराज नहीं दिख रहा मेरे को, कहीं नहीं दिख रहा। वो रामराज्य तो सर आ ही नहीं सकता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, कि रामराज जी कितनी बकवास करे कोई। को तो आ ही नहीं सकता सर। सरकारी संस्थानों के अभी मेरे एक मित्र हैं जो उसमें अधिकारी हैं, वो उनको एग्जाम हो रहे हैं, तो उनको वो बना के भेजा गया, जो मजिस्ट्रेट बना देते हैं कि एग्जाम सेंटर्स को सर्च करना है, कोई नकल तो मेरे कुछ तो नहीं हो रहा। वो कह रहे थे कि भाई साहब गवर्नमेंट GIC, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं, वो टॉप माने जाते थे इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। कह रहे पूरे GIC में केवल एक प्रिंसिपल है, 2 टीचर हैं, और 1 से लेके 12वीं तक स्कूल है, और बाकी सारे प्राइवेट पे टीचर रखे गए हैं, हु नो नथिंग अबाउट इट। ओके, ये आलम है सरकारी स्कूलों का, सरकारी अस्पतालों का। और उसके बाद भी आप डायलॉग सुनिए कि सब रामराज आ चुका है, कोई समस्या नहीं। औरंगजेब ने कितना गलत किया पहले वो देख। पहले ये देख औरंगजेब, ये देख यही क्या कर रहा है, उस पर सोच। ये सब छोड़, मर जाएगा ना, कोई बात नहीं, हिंदू के रूप में मार। मैं वही बोल रहा था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल, सबका बुरा हाल ही है सर। वो तो कुछ नहीं कर सकते उसका। और उतना करना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो ये है ना कि, पर मुझे समझ में नहीं आता भाई कि मतलब चेंज के नाम पे आपने भगवंत मान को ले आए। कैसे बोलते हैं आप, कैसे बोले भगवंत मान को? भगवंत मान नहीं, भगवंत मान बोलते वो बोलते हैं सर, गई भगवंत है ना। उनके ऊपर आरोप लगता है, बेचारे के ऊपर नहीं, मतलब वो थोड़ा हाई रहते हैं, तो अपने विचारों में खोए रहते हैं। वैसे जब रामराज्य तब आएगा जब गवर्नमेंट्स आपस में लड़ना बंद करेंगी। That's the point. पर मुझे नहीं लगता कि शायद भगवंत मान को पता है कि कैसे जीते हैं केंद्र सरकार के साथ में। दिल्ली वाले को नहीं पता था, पर मुझे लगता है उनको आइडिया है। वो अपना ही चलाते हैं, मुझे तो लगता है। हाँ, वो उनको, मुझे नहीं दिल्ली वालों में फर्क पड़ता है उनको, अपनी जिंदगी को जीता भाई, ठीक है ना। ये कितनी उंगलियां हैं, तो मुझे तो कॉमेडियन है वो, मैं भी कॉमेडियन। एक बार जो ये दिल्ली वाले मुख्यमंत्री ना जेल से छूटे थे, तो उनकी जीप पे खड़े होकर पब्लिक को भाषण दे रहे थे भगवंत मान
इतना फनी था, बोल रहे ये अभी छूट के है, जाना है इनको अभी, यहाँ 10 दिन सो फनी लिटरली। सर पीछे था तो ऊंचे पे थे, भगवंत मान वॉज ऑन हाई ग्राउंड, दिल्ली वाले सीएम नीचे थे, बोलते ये अभी छूट के आए हैं, इसका मतलब ये छूट के अभी जाएंगे वापस जेल। मेरे बोला ऐसे दुश्मनी नहीं बोलता भाई, कर रही है। पर वो कॉमेडियन है भाई, उसको कॉमेडियन से अच्छी बात होता है क्या होता है, वो ईमानदार होता है। और भगवंत मान मुझे लगता है इसीलिए पब्लिक में ज्यादा नहीं आते, क्योंकि वो बोल लेंगे कुछ ऐसा कि कॉमेडियन मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेडी ईमानदारी से बात करता है, क्योंकि उसकी कॉमेडियन बनने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आप झूठे हो तो कॉमेडी नहीं कर सकते, आप तो झूठ बोलोगे आप लगातार। तो कॉमेडियन झूठ बोलता है अपने एक्ट में, 20-30% झूठ बोलता है वो, पर अदरवाइज बहुत ईमानदार रहता है। जैसे अगर मुझे कोई पॉलिटिशियन इंटरव्यू लेने को बोले ना, भगवंत मान इज वन का जिसका इंटरव्यू लेने में मजा आएगा मेरे को, ठीक है। बाकी लोग तो मुझे ऐसे लिख के दे देंगे, ये सवाल पूछना है आपको तारीफ करनी है कि आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, अच्छा चूस के खाते हैं, वाह 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 वाह, ठीक है। वो नहीं कर सकते ना। भगवंत मान इज वन का जिसके साथ बैठने में मजा आएगा, क्योंकि उसको आप कॉमेडी में सवाल पूछोगे और वो ईमानदारी से जवाब देगा, प्रोवाइडेड अग्री हो जाएगा, हाँ करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। चलिए बहुत मजा आया मुझे आपसे बात करके, एंजॉय इट। सेम मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट आइडिया, यू क्लैरिफाइड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। मैं सोच रहा था यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, मेरी वाइफ का भी यही विचार है, ओके तो मैं भी उनको बताने वाला हूँ कि भाई ये इस बंदे ने प्रूव किया लिटरली बैठ के 1.5 घंटे बात करके कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है ये प्रोडक्ट। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। शो